नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर -71 राजधानी से डोंगोहे काउंटी तक का सफर लंबा है, जिसमें शाही सड़क का एक सुनसान हिस्सा भी शामिल है जो कई दर्जन मील तक फैला हुआ है और जहां बस्ती का कोई निशान नहीं दिखता। क्यूई काउंटी ने इस मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन स्थापित किया है। रेलवे स्टेशन अंतहीन पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है और युनशान काउंटी से 100 मील से अधिक दूर है। जब से क्यूई देश ने उच्च कुशल व्यक्तियों की खोज शुरू की है, राजधानी के कई प्रमुख अधिकारी और रईस अंतहीन पर्वतों में प्रवेश करने के लिए यहीं से होकर गुजरते हैं। इसलिए वे अक्सर रेलवे स्टेशन पर थोड़े समय के लिए आराम करना पसंद करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप धनी अधिकारियों और कुलीनों की सेवा करने के लिए स्टेशन पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। फिर एक दिन अनंत पहाड़ों से एक आकृति प्रकट हुई। वह सीधे रेलवे स्टेशन पर उतरा। तुम हो? रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी ने आसमान से उतरते हुए जुयान को देखा। उनका शुरुआती सदमा जल्द ही आनंदमय उल्लास में बदल गया। क्या आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। धड़ाम, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और प्रणाम करने लगा। आदरणीय गुरुदेव, मैं मा शियाओ हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, उसने विनती की। जुयान अचंभित रह गई। क्या सीमावर्ती इलाकों के लोग इतने सीधे साधे होते हैं? उन्हें पहली बार देखकर शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उनके सामने नतमस्तक होना। हाँ, उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, जिगर खाने वाले, तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। अधिकारी अचंभित रह गया। जिगर खाने वाला? वूश! अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। नीचे देखने पर पता चला कि एक पतले धागे ने उसके दिल को छेद दिया था और उसका खून निकाल रहा था। मदद करना! दहशत में आकर उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सिकुड़कर एक ममीनुमा लाश में बदल गया। जुयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जीवन शक्ति की इतनी कमी है कि यह भूमि वीरान हो गई है और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक व्यवस्था भी लुप्त हो गई है। यहाँ के लोगों में भी जीवन शक्ति की कमी है। उसके शरीर से पतले धागे निकले, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर मौजूद अन्य अधिकारियों के दिलों को तुरंत भेद दिया। धड़ाम! सूखे हुए शव जमीन पर गिर पड़े। रेलवे स्टेशन में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। मांसपेशियों का रक्त अशुद्ध होता है और प्रत्येक उपयोग के बाद इसे शुद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार आवश्यक रक्त की मात्रा खगोलीय हो जाती है। रक्त अनुष्ठान में लाखों लोगों की बलि देने पर भी हम सबसे छोटी सीमा को भी पार नहीं कर पाएंगे। जुयान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर 10 लाख काफी नहीं होंगे तो 10 करोड़। सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों की कोई कमी नहीं है और अगर उन सभी की बलि भी दे दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। जुयान की आंखें खून की तरह चमक रही थीं। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर रक्त अनुष्ठान करने और उसे शुद्ध करने में काफी समय लगता है। पहले एक शहर को लूटकर पुनः तरोताजा हो जाओ, फिर कुछ योग्य उम्मीदवारों को ढूंढो और उन्हें रक्त शिष्य के रूप में प्रशिक्षित करो ताकि वे रक्त अनुष्ठान कर सकें और प्राणिक रक्त को शुद्ध कर सकें। 10 वर्षों के भीतर मैं महान गुरु के स्तर को पार कर लूंगा। जुयान ने अनंत पर्वतों की दिशा में देखा। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। 10 वर्षों के भीतर मैं आंतरिक लोक में लौट आऊंगा। वह रेलवे स्टेशन से निकलकर पास के एक शहर की ओर रवाना हो गया ताकि रक्त अनुष्ठान करके और जीवनदायी रक्त को शुद्ध करके स्वस्थ हो सके। मन में कई सवाल लिए जुयान अपने गुरु से जवाब पाने के लिए बेताब था। राजधानी छोड़कर उसने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सीधे डोंगोहे काउंटी की ओर प्रस्थान किया। अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर वह बेहतरीन घोड़े से भी तेज गति से चल सकता था, इसलिए उसने घोड़े पर सवार होना उचित नहीं समझा। अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करते हुए वह हवा के झोंके की तरह गतिमान होकर सीधे युनशान काउंटी की ओर बढ़ गया। अगर ये लाश लाव नहीं है तो ये किस तरह के प्राणी ने किया है? जुयान अब भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि आखिर कौन सी चीज किसी शरीर का सारा पानी चूस सकती है। मैं लगभग युनशान काउंटी पहुंच चुका हूं। उसके आगे एक रेलवे स्टेशन था और उसके आगे युनशान काउंटी थी। अब आराम करने का समय है। जुयान ने अपनी गति धीमी कर दी। उसका इरादा रेलवे स्टेशन पर रुककर थोड़ी देर आराम करने और स्टेशन के अधिकारियों से यह पूछने का था कि क्या उन्होंने कभी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो लोगों का खून चूसता हो। रेलवे स्टेशन अनंत पर्वतों के बगल में स्थित था। स्टेशन के अधिकारियों के पास अनंत पर्वतों की किंवदंतियों के बारे में काफी जानकारी अवश्य होगी। वह राजधानी से इतनी दूर तक दौड़कर आया था। इस प्रक्रिया में उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इस हालत में अपने स्वामी से मिलना उचित नहीं होगा। अगर उसके स्वामी को उसकी बेचैनी का पता चल गया तो यह अच्छा संकेत नहीं होगा। समस्याओं का सामना करने पर घबराए नहीं, जुयान ने ऐसा सोचा। जैसे ही उसने अपनी गति रोकी, उसकी खर्च हुई ऊर्जा तुरंत पुनः प्राप्त हो गई। उसकी निर्मल हड्डियां तेज चमक उठी, जो उसके मौलिक शरीर की शक्ति को प्रदर्शित कर रही थीं। जब तक जुयान रेलवे स्टेशन में पहुंचा तब तक उसकी ऊर्जा लगभग अपने चरम पर वापस आ चुकी थी। कुछ तो गड़बड़ है। जुयान के चेहरे पर सख्त भाव उभर आए। एक मार्शल आर्टिस्ट की तीव्र इंद्रियों ने उसे तुरंत उस असामान्य स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाया। उसकी जीवन शक्ति तुरंत सक्रिय होने के लिए तैयार होकर प्रवाहित होने लगी और वह पूरी तरह सतर्क हो गया। उसे आसपास ही किसी छिपे हुए खतरे का आभास हो गया था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की अनुभूति का अनुभव किया था। जुयान को तुरंत एहसास हो गया, रेलवे स्टेशन में खतरा छिपा हुआ था। इतना ही नहीं, ये खतरा वास्तव में उसके लिए भी खतरा बन सकता है। आखिर ये है क्या? जुयान को अपनी ऊर्जा का उबाल महसूस हो रहा था। उसके हृदय में युद्ध की उत्सुकता उमड़ रही थी। वह वास्तव में युद्ध में इस अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए उत्साहित था।
वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रेलवे स्टेशन में पहुंचा। अचानक ममीकृत शव को देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी का शव, मुरझाए हुए शव की शक्ल युद्ध मंत्री के बेटे और उसके साथियों से अजीबोगरीब रूप से मिलती जुलती थी। क्या ये वही प्राणी है? जुयान के दिल में सिहरन दौड़ गई, उसकी सारी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क हो गईं। उसने धीरे धीरे खतरे के स्रोत का पता लगा लिया, जो रेलवे स्टेशन के अंदर एक दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। यह कोई जीव नहीं है, बल्कि एक इंसान जैसा दिखता है। एक पल में जुयान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये भी उसी की तरह कोई मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? क्या वह मार्शल आर्ट की दुनिया से जुड़ा कोई व्यक्ति है? वह कहाँ से आया? उसने रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की हत्या क्यों की? और इतना ही नहीं, अधिकारियों का खून पूरी तरह से निकाल लो। ये किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट है? वूश! अचानक एक लगभग अदृश्य ठंडी सी डोर दरवाजे से होते हुए सीधे उसके दिल पर झपटी। उसका हमला तीव्र था और उसकी शक्ति अपार थी। 72 डाकघर के कमरे के अंदर ब्लड हार्टलेस पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सीमावर्ती बंजर भूमि में कोई मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? इसके अलावा ये युवा मार्शल आर्टिस्ट कुछ गड़बड़ लग रहा था। वह डाकघर से निकलकर पास के शहर की ओर जाने ही वाला था, ताकि अपनी चोटों से उबरने के लिए रक्त बलि दे सके। अचानक उसने आधिकारिक सड़क पर एक शक्तिशाली उपस्थिति को तेजी से आते हुए महसूस किया। इस ऊर्जा के प्रबल प्रवाह ने उसे स्तब्ध कर दिया। क्या आंतरिक क्षेत्र का कोई मार्शल आर्टिस्ट मेरा पीछा करते हुए यहाँ आया है? नहीं, ये गलत है। रक्त ऊर्जा का इतना भयानक प्रवाह क्यों हो रहा है? ब्लड हार्टलेस चौंक गया। अचानक हरकत करते हुए वह डाकघर के अंदर वापस चला गया। ये शक्तिशाली उपस्थिति इतनी अनियंत्रित और इतनी जबरदस्त थी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसके अलावा इसकी जीवंतता की शक्ति तो सचमुच भयभीत कर देने वाली थी। दुनिया में इतने भयावह रूप से जीवंत प्राणी कैसे हो सकते हैं? अगर मैं उसकी जीवन शक्ति को ग्रहण कर लूं तो क्या मैं अपनी चोटों से तुरंत ठीक नहीं हो जाऊंगा? शायद अपनी शक्तियों को और भी बढ़ा लूंगा। ब्लड हार्टलेस जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता था, उतना ही ज्यादा उत्साहित हो जाता था। सीमावर्ती बंजर भूमि, जहां स्वर्गीय पृथ्वीलिंग जी का नाश हुआ था, वहां किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का निवास नहीं होना चाहिए। हालांकि आंतरिक क्षेत्र में भी इस भयानक रक्त ऊर्जा वाले किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं होना चाहिए। यहां तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर के पास भी इतनी प्रबल जीवन शक्ति नहीं होगी। ब्लड हार्टलेस जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही ज्यादा वह उलझन में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सीमावर्ती बंजर भूमि में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जा सके? नहीं, बिल्कुल असंभव। जैसे ही जुयान ने डाकघर में प्रवेश किया, भले ही उसने अपनी गति तकनीकों का उपयोग करना बंद कर दिया और अपनी जीवन शक्ति को वापस ले लिया, फिर भी ब्लड हार्टलेस रक्त ऊर्जा के प्रति अपनी तीव्र संवेदनशीलता के कारण जुयान के शरीर के भीतर विशाल जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे उसे और अधिक एहसास होता गया, वैसे वैसे वह और अधिक हैरान होता गया। क्या ये जीवन शक्ति है? ये कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, और यह धधकती आग जैसी अनुभूति क्यों है? ऐसा लगता है जैसे यह असीम और अक्षय है। ये जीवन शक्ति नहीं हो सकती, है ना? ब्लड हार्टलेस के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। उसे मारकर मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं उसकी जीवन शक्ति को ग्रहण कर लूं तो न केवल मैं अपने घावों से उबर जाऊंगा, बल्कि मेरी नींव और भी मजबूत हो जाएगी और शायद मैं आगे भी बढ़ पाऊंगा। ब्लड हार्टलेस की आंखें रक्तपिपासा की रोशनी से भरी हुई थीं। अपनी उंगली के एक झटके से ब्लड वैम्पायरिक सिल्क तेजी से जुयान के दिल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि युवक ने हथेली से वार किया। एक जोरदार गर्जना के साथ एक विशाल लाल अजगर अकल्पनीय शक्ति के साथ आगे बढ़ा। ये कैसी कृषि तकनीक है? ब्लड हार्टलेस का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। बूम! कमरा ढह गया, मलबा चारों ओर उड़ने लगा और जुयान ने एक और हथेली आगे बढ़ाई और आकाश से एक लाल अजगर नीचे उतर आया। अवरोही ड्रैगन पाम की प्रबल शक्ति ने रक्त पिशाची रेशम को सीधे वाष्पीकृत कर दिया। हालांकि जुयान के चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी आंखों में कुछ उलझन झलक रही थी। जब उसने ब्लड हार्टलेस को देखा, जो हमले से बचने के लिए हवा में उड़ गया था, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट, क्या ये ट्रूची है? वह ठंडी रेशमी रेखा वास्तविक ऊर्जा से संघनित प्रतीत हो रही थी। नहीं, ये सही नहीं है। ट्रूची इतनी कमजोर नहीं होती। जन्मजात शक्ति भी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। उसके साथ क्या हो रहा है? जुयान के मन में भी कई सवाल थे। ब्लड हार्टलेस ने जुयान को घूरते हुए देखा और जितना अधिक उसने उसे देखा, उतना ही वह हैरान होता गया। एक मार्शल आर्टिस्ट? वह सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट है? क्या वह भीतरी लोक से मेरा पीछा करते हुए आया था? नहीं, ये सही नहीं है। अगर वह भीतरी लोक का कोई मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसे पहले ही पता चल जाता कि मैं ही हूँ। ब्लड हार्टलेस ने इस विचार को खारिज कर दिया कि यह व्यक्ति इन डोमेन का मार्शल आर्टिस्ट था। स्पष्टतः ये युवक सीमावर्ती बंजर भूमि का एक मार्शल आर्टिस्ट था। क्या वह तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है? नहीं, वह तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। दूसरे दर्जे का? ये भी गलत है। वह दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। क्या वह पहले दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है? इतनी कम उम्र का प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट? कुछ तो गड़बड़ है। ये किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट है? यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट भी इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। ब्लड हार्टलेस सदमे में तो था ही, साथ ही वह संदेह से भी भरा हुआ था। गैंगची जितनी प्रबल जीवन शक्ति, ये किस प्रकार का मार्शल आर्टिस्ट है? कौन सी मार्शल आर्ट है? कौन सी साधना तकनीक है? प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट अपनी गैंगची को परिष्कृत करते हैं, लेकिन यह इतनी विशाल और प्रभावशाली नहीं होती, इतनी शक्तिशाली नहीं होती। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई ची को परिष्कृत करने वाला ग्रैंड मास्टर हो? लेकिन उनकी तकनीक किसी ग्रैंड मास्टर की आंतरिक ऊर्जा जैसी नहीं लगती। ये तो बस जीवन शक्ति प्रतीत होती है। आखिर यह जीवन शक्ति इतनी प्रबल क्यों होगी? ब्लड हार्टलेस को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया हो। आखिर हो क्या रहा है? जुयान भी उतनी ही अचंभित थी। ब्लड हार्टलेस से एक ठंडी आभा निकल रही थी। वह शक्तिशाली बल वास्तविक ची जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह वास्तविक ची से कमजोर था और उसमें सहज वास्तविक ची की शक्ति का अभाव था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में उड़ने में सक्षम था, जो कि केवल जन्मजात प्रतिभा वाले लोग ही हासिल कर सकते थे।
यदि वह जन्मजात क्षेत्र में है तो वह इतना कमजोर क्यों है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि मैंने जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया है वह बहुत शक्तिशाली है? जूयान गहरी सोच में डूब गई। ये भी सही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी शारीरिक शक्ति अधिक नहीं है? ऐसा लगता है कि उसकी मार्शल आर्ट की नींव मजबूत नहीं है, और ऐसा लगता है कि उसने कभी भी जीवन शक्ति का विकास नहीं किया है। कितना विचित्र है, क्या वह सचमुच एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है? वह अच्छा इंसान नहीं लगता। सावधान रहना। रक्त और ऊर्जा जागृत हुई। एक विशालकाय अजगर उसके चारों ओर लिपट गया। दूसरा उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था और एक और उसके किनारों पर प्रहार करने के लिए तैयार खड़ा था। एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए जूयान लापरवाही करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रक्त और ऊर्जा के उस भयानक उफान को देखकर जो आग की तरह तीव्र था, ब्लडनोहॉट को खतरे का तीव्र एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उसकी इच्छा भी जागृत हो गई। सहज ज्ञान ने सुझाव दिया कि यदि वह अपने प्रतिद्वंदी के रक्त और ऊर्जा का सेवन कर सके तो वह न केवल अपनी चोट को ठीक कर सकता है बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ा सकता है। उसकी आंखों में रक्तपात की एक झलक दिखाई दी। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी भयावह हो गया। उसके चारों ओर एक ठंडक फैल गई। एक बर्फीली चादर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसके वस्त्र से एक लंबी तलवार निकली जिससे बर्फीली और भयावह रोशनी निकल रही थी। अपने प्रतिद्वंदी की तलवार से उत्पन्न खतरे को भांपते ही जूयान की निगाहें और भी तेज हो गईं। यह एक दिव्य तलवार है। ये तलवार उस तलवार से मिलती जुलती थी जो उसने ची देश के शाही खजाने से प्राप्त की थी। इसकी बनावट साधारण स्टील की तो बिल्कुल नहीं थी। मैं अपनी तलवार लाना भूल गया। जूयान थोड़ा तनावग्रस्त हो गई। वापस आते ही मैं तलवारबाजी सीखूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि लौटने के बाद वह इस मामले में अपने गुरु से मार्गदर्शन लेगा। मनमनाहट। ब्लडनोहॉट के हाथ में लंबी तलवार थी और ठंडी ऊर्जा के प्रवाह से एक धीमी गूंज निकली। तलवार के चारों ओर पतले धागे तैर रहे थे जो लंबी सुइयों जैसे दिख रहे थे। पहले हमला करो ताकि बढ़त हासिल कर सको। ये देखकर जूयान ने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया। एक जोरदार आवाज के साथ अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक जोरदार ढंग से बाहर निकली। अपनी आंखों में निर्मल भाव लिए ब्लडनोहॉट ने अपनी तलवार घुमाई। बर्फीली तलवार की आभा, जिसमें पतले धागों की लकीरें थीं, अकथनीय रूप से भयंकर थी। इसने अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक की शक्ति को सीधे चकनाचूर कर दिया। बूम! जैसे ही जमा देने वाला वातावरण फैला और तापमान में अचानक गिरावट आई, ब्लेड की आभा हवा में फैल गई। जूयान ने अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक का प्रयोग किया। पलक झपकते ही 9 ड्रैगन चारों दिशाओं से ब्लडनोहॉट की ओर बढ़े। उसका उग्र रक्त और ऊर्जा धधकती लौ के समान थी। उसके प्रचंड रक्त और ऊर्जा के प्रभाव में बर्फीली आभा तुरंत वाष्पित हो गई। मुझे इस बच्चे को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। ब्लडनोहॉट का हृदय हिंसक हो गया। उसके प्रतिद्वंदी की प्रचंड रक्त ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा को दबा सकती थी, जिसके कारण उसकी शक्ति 2/10वें हिस्से से भी अधिक कम हो गई। यदि उसकी श्रेष्ठ क्षमता न होती तो समान स्तर पर वह पूरी तरह से पराजित हो जाता। इस समय ब्लेड की रोशनी चारों ओर फैल जाती है। मकड़ी के रेशम की तरह महीन धागे लगातार लिपटते हुए एक विशाल जाल का निर्माण करते हैं। बूम! 9 विशालकाय ड्रैगन ब्लडनोहॉट की ओर सभी दिशाओं में फैल गए। उनकी शक्तिशाली हथेली की ताकत एक के ऊपर एक परत की तरह बढ़ती गई, मानो अनंत हो। हालांकि ब्लडनोहॉट से निकलने वाली तलवार की आभा और भी भयावह और भयंकर प्रतीत हो रही थी। हर वार के साथ तलवारें ड्रैगनों को चकनाचूर कर रही थीं। उसका शरीर तेजी से इधर उधर घूम रहा था, लगातार करीब आता जा रहा था। उस युद्ध ने पूरे इलाके को खंडहर में बदल दिया था। कितना मजबूत! जूयान मन ही मन तनावग्रस्त हो गया। प्रतिद्वंदी की तलवारबाजी की तकनीक बेहद क्रूर थी और उसकी तलवार की शक्ति ने उसके अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक को भेद दिया था। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उत्साह से भर उठा। अंततः उसका सामना एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से हुआ। वह अंततः पूरी तरह से युद्ध में भाग ले सका। ईश्वर की शक्तिशाली सेना के सामने भी वह खुलकर हमला नहीं कर सका। अब आखिरकार वह ऐसा कर सका। एक मार्शल आर्टिस्ट का जीवन लड़ने के लिए ही होता है। शरीर में रक्त और ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसके अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक की शक्ति और भी बढ़ गई। एक गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ 10वां ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने अपने प्रभाव को और भी तीव्र कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उतना शक्तिशाली नहीं है? एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उसका प्रतिद्वंदी हावी था, लेकिन जूयान न तो घबराया हुआ था और न ही भ्रमित, बल्कि उसे जिज्ञासा का भाव महसूस हो रहा था। प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से बहुत कमजोर था। उसमें जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव था। यदि उसका रक्त और ऊर्जा अपने चरम पर होते तो वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता। इस लड़ाई ने ब्लडनोहॉट की चिंता को और बढ़ा दिया। हालांकि उसका पलड़ा भारी था, लेकिन जूयान को हराना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा था। ड्रैगन के आकार की हथेली वाली वह तकनीक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली और प्रचंड थी। इसके अलावा हथेली की तकनीक हमले के तरीके को बदल सकती थी। जो शुरुआत में अजगर के सिर के हमले जैसा लग रहा था, वह हवा में ही पूंछ के वार में बदल गया। ऐसा करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। वो किस तरह की साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा है? उसकी हालत देखकर तो लगता है कि वो प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन किसी प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के पास इतनी ताकत या इतना जबरदस्त बल नहीं हो सकता। ब्लडनोहॉट ने गहरी सांस ली। उसे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। अपनी तलवार से प्रहार करते हुए अनगिनत रक्त चूसने वाले तंतुओं ने लगातार ड्रैगनों को जकड़ लिया, जिससे उनकी लचीलता और गति बाधित हुई और ड्रैगनों की आक्रमण गति रुक गई। अपने शरीर को हवा में उछालते हुए उसी क्षण जूयान ने अपनी अवरोही ड्रैगन पाम तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें एक खामी उजागर हुई। उसने खुद को हवा में उछाला और हवा में ही अपनी तलवार नीचे की ओर मारी। CH-73। हालांकि जूयान स्वयं में एक दुर्जय योद्धा था और निर्मम अवरोही ड्रैगन पाम का उपयोग करता था, फिर भी वह युद्ध के अनुभव में ब्लड डेमन से मात खा गया। जैसे ही उसने अपने अवरोही ड्रैगन पाम का प्रयोग किया, ठीक उसी क्षण जब उसका बचाव क्षण भर के लिए कम हो गया, जूयान को अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई और उसने समस्या को पहचान लिया। हालांकि भेद्यता की यह संक्षिप्त अवधि युद्ध में घायल रक्त दानव के लिए जीवन या मृत्यु, विजय या पराजय का मामला थी।
हवा में मंडराते हुए उसकी लंबी छुरी ऊपर के खाली स्थान को काटते हुए एक भयावह चमक बिखेर रही थी। पल भर में जुयान के रोंगटे खड़े हो गए और उसे एक तीव्र खतरे का आभास हुआ। अब उसके लिए हथेली से बचाव करना संभव नहीं था। इस संकट के दौरान उनके मन में सहज रूप से अष्टम आकृतियों का चित्र उभर आया। अचानक मिली अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर उन्होंने अपने कदम बदले और वहीं से गायब हो गए और कुछ ही गज की दूरी पर पुनः प्रकट हुए। बूम! जिस स्थान पर रक्त दानव के चाकू ने भीषण प्रहार किया था, वहां जमीन पर एक खाई बन गई थी। उस पर निराशा की लहर छा गई। इतने नाजुक मौके पर उसका प्रतिद्वंदी किसी तरह हमले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन ये किस तरह की चालबाजी की तकनीक थी। इस समय जुयान अभी भी सदमे में था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी जीवन शक्ति उबल रही थी और उसके चारों ओर एक विशालकाय ड्रैगन घूम रहा था जिसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उस समय वह मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। यदि संकट के दौरान उनके मन में अचानक प्रकट हुए अष्टाकृतियों के कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति न हुई होती, तो वे नई गति तकनीक विकसित करने और हमले से बचने में सक्षम न होते। वह इस क्षण स्तब्ध और क्रोधित दोनों था। जैसे ही उसका शरीर हिला, वह गायब हो गया और तुरंत ब्लड डेमन के बगल में प्रकट हुआ और उसने अपने डिसेंडिंग ड्रैगन पाम से हमला किया। टेलीपोर्टेशन। बूम! रक्तदानव की आंखें बर्फीली थीं, उसका लंबा चाकू झिलमिला रहा था और उसकी तलवारबाजी जारी थी। शीतनिद्रा से भरी तलवार की आभा आपस में लिपटती हुई लगातार आगे बढ़ रही थी, अपनी दुर्जय शक्ति का उपयोग करते हुए अवरोही ड्रैगन पाम की शक्ति को लगातार चकनाचूर कर रही थी। दबाव के कारण जुयान को बचने के लिए बार बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। रक्तदानव के शरीर से खून चूसने वाले भूतों के कुछ रेशे हर वार के साथ रेंगते हुए बाहर निकलने लगे और आसपास के क्षेत्र को ढकते हुए मानो एक विशाल जाल बना रहे हों। जुयान की निगाहें गंभीर थीं, उसका प्रतिद्वंदी उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। विशेषकर वह निर्मम तलवारबाजी की तकनीक और वह शीतल, रहस्यमय आभा अविश्वसनीय रूप से अजीब थी। यदि उनकी अपार और प्रचंड जीवन शक्ति न होती जिसने उन्हें उस भयावह आभा के आक्रमण को नजरअंदाज करने की अनुमति दी, तो वे शायद पहले ही लकवाग्रस्त हो गए होते, जिससे उनकी युद्ध शक्ति में भारी कमी आ जाती। जुयान ने भौहें चढ़ाईं। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, उसका दिमाग और भी स्पष्ट होता गया और उसने सभी विकर्षणों को दरकिनार करते हुए खुद को पूरी तरह से युद्ध में लीन कर लिया। उनके मन में 8 आरेखों का स्वरूप उभर आया और प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। युद्ध की प्रगति के साथ साथ टेलीपोर्टेशन की तकनीक में धीरे धीरे अधिक दक्षता आती गई। बूम! अवरोही ड्रैगन पाम की अत्यधिक शक्ति एक बार फिर उसके प्रतिद्वंद्वी के हमले से चकनाचूर हो गई थी। ब्लेड लाइट आक्रामक रूप से जुयान की ओर बढ़ी, जिसने एक बार फिर टेलीपोर्ट करके उसे चकमा दिया। इसी क्षण उनके मन में अवरोही ड्रैगन पाम का मंत्र प्रकट हुआ। उसकी ऊर्जा और भी बढ़ गई और वह जोश से भर उठा। अचानक उसने दहाड़ लगाए, अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाया और एक विशाल अवरोही ड्रैगन पाम शक्ति निकली, जो बीच से 18 भयंकर ड्रैगनों में विभाजित हो गई और तुरंत ही रक्तदानव को घेर लिया। अवरोही ड्रैगन पाम मास्टरी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, रक्तदानव और भी अधिक आश्चर्यचकित होता गया। प्रतिद्वंदी उससे स्तर और शक्ति दोनों में ही कमतर होना चाहिए था। हालांकि हथेली की वह अथाह और विस्मयकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि रक्तदानव को भी इसे चकनाचूर करने में कुछ कठिनाई महसूस हुई। इसके अलावा ड्रैगन पाम की शक्ति का प्रत्येक रूपांतरण उस पर एक संयुक्त हमले के रूप में कार्य करता था। ये नौजवान कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर रहा है। यह मेरे रक्तदानव की भयानक आभा से भी नहीं डरता, बल्कि ऐसा लगता है कि यह उसका मुकाबला भी कर सकता है। उसकी उस प्रज्वलित जीवंतता ने उसके भयावह आभास को धीरे धीरे कम कर दिया। जैसे जैसे उसकी यह भावना बढ़ती जाती, उसकी लालसा भी बढ़ती जाती। अगर वह अपने प्रतिद्वंदी को खा जाता तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाती। इससे पहले उन्होंने कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को इतनी जबरदस्त ऊर्जा के साथ नहीं देखा था। ऐसे शुद्ध रक्तसार में आध्यात्मिक सार की विशाल मात्रा समाहित थी। आंतरिक क्षेत्र में किसी के पास भी इतनी शुद्ध रक्त संरचना नहीं थी। यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर के पास भी यह नहीं था। जैसे ही 18 विशालकाय ड्रैगन एक संयुक्त हमले के लिए झपटे, ब्लड डेमन की तलवार की चमक शानदार ढंग से बढ़ गई, जिससे डिसेंडिंग ड्रैगन पाम्स की शक्ति पल भर में बिखर गई और वह अपनी चरम गति से जुयान की ओर बढ़ गया। अपनी तलवार के हर वार के साथ जुयान एक बार फिर नुकसान में धकेल दिया जाता था। टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल वह लगातार करता रहा और लगातार चकमा देता रहा। हालांकि वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसकी निगाहें ब्लड डेमन पर टिकी हुई थीं। उनकी निर्मल हड्डियां तेज चमक रही थीं और उनकी भरपूर जीवंतता असीमित प्रतीत हो रही थी। इसका व्यवहार दुनिया को तबाह कर देता है, इसका क्रोध आकाश और पृथ्वी को भयभीत कर देता है। अचानक ही उसके दिमाग में अवरोही ड्रैगन पाम का सूत्र उभर आया और युद्ध के बीच में ही उसे एक अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। हालांकि मेरी ड्रैगन पाम शक्ति प्रभावशाली और अद्वितीय प्रतीत होती है, लेकिन इसमें वो सच्चा व्यवहार नहीं है जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। कहा जाता है कि इसका व्यवहार संसार को नष्ट कर देता है, इसका क्रोध आकाश और पृथ्वी को भयभीत कर देता है। क्रोध के बिना यह आकाश और पृथ्वी को कैसे भयभीत कर सकता है? मेरे अवरोही ड्रैगन पाम में न तो व्यवहार है और न ही क्रोध। ये केवल क्रोध से ही आकाश और पृथ्वी को भयभीत कर सकता है। जुयान का दिमाग एकदम साफ था। उसके मन में अचानक एक अंतर्दृष्टि उभर आई। पल भर में उसे ऐसा लगा जैसे उसे अवरोही ड्रैगन पाम की गहरी समझ प्राप्त हो गई हो, मानो उसने किसी मानसिक अवरोध को पार कर लिया हो। अचानक वह रुक गया और उसने जोरदार हथेली से वार किया। ये हड़ताल पिछली हड़तालों से काफी अलग थी। जैसे ही उसने अपनी हथेली की शक्ति को त्यागा, ऐसा लगा मानो एक चीखने की आवाज सुनाई दी हो और एक भयावह भव्यता का एहसास गूंज उठा हो। ड्रैगन के आकार की यह हथेली की ताकत अधिक ठोस और अधिक लयबद्ध प्रतीत हो रही थी। गति भी पल भर में काफी बढ़ गई। गर्जन। विशालकाय अजगर ने अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए खून के दानव की ओर उग्रता से बढ़ा। काटना। रक्त दानव के हृदय में सिहरन दौड़ गई और उसने अपनी छुरी से वार किया। हालांकि इस वार से हथेली की ताकत कम नहीं हुई। फिर भी एक प्रचंड बल महसूस हुआ, मानो कोई विशाल पर्वत उसकी ओर आ रहा हो। उसकी गति अनवरत थी और अजगर की पूंछ बेरहमी से उसकी ओर बढ़ी। CHAPYER74। अच्छा नहीं है। ज़ूबुक्सिन के चेहरे में थोड़ा बदलाव आया। वह उछलकर वार से बच गया। बूम! एक और विशालकाय ड्रैगन गरजता हुआ ऊपर से गुजरता है।
फिर एक के बाद एक विशालकाय अजगर लगातार उसकी ओर दहाड़ते हुए बढ़ते हैं। हर अजगर एक भयावह शक्ति का प्रदर्शन करता है। जू बुक्सिन का दिल कांप उठता है और वह भय से जूयान को देखता है। क्या उसने अभी अभी सफलता हासिल की? ये किस तरह का राक्षस है? जूयान ने अपनी छाती से भयानक ऊर्जा बाहर निकाली। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम ने अपनी बाधा को पार कर लिया है और एक नए स्तर पर प्रवेश कर लिया है। इसका प्रकोप आकाश और पृथ्वी को हिला देता है। मैं इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ड्रैगन के आकार की हथेली की शक्ति को सचमुच क्रोधित नहीं कर सकता, उसे सचमुच क्रोध की गति से उत्प्रोत नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस क्रोध को दूसरे तरीके से प्रकट कर सकता हूँ। जूयान जू बुक्सिन को देखता है, जिसे लगातार ड्रैगन पाम के वार से पीछे धकेला जा रहा है। अब वार करने की बारी जूयान की है। किसी अज्ञात स्थान से आए इस मार्शल आर्टिस्ट को, जिसकी जन्मजात शक्तियों का स्तर स्पष्ट रूप से उच्च है, अवरोही ड्रैगन पाम की शक्ति का साक्षी बनने दें। मेरा वर्तमान डिसेंडिंग ड्रैगन पाम दूसरे स्तर पर होना चाहिए, है ना? मैंने डिसेंडिंग ड्रैगन पाम के दायरे को पार कर लिया है और इसके दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी केवल चीरक क्षेत्र में हूँ और मैं दूसरे स्तर की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन इस आदमी के खिलाफ तो इतना ही काफ़ी है। इस एहसास के साथ जूयान को पता चलता है कि उसने अवरोही ड्रैगन पाम को दूसरे स्तर तक विकसित कर लिया है। बूम! 18 विशालकाय ड्रैगनों का हमला जो जू बुक्सिन के सामने थे, घातक शक्ति के साथ विस्फोटित हुआ। जैसे ही जू बुक्सिन ने अपनी बर्फीली तलवार की चमक को प्रकट किया और उन शक्तियों को दूर भगाने के लिए तैयार हुए, अचानक उनका दिल जोर से धड़कने लगा। खतरा! तत्काल ही संकट की एक प्रबल अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। जीवन और मृत्यु की स्थितियों में प्राप्त युद्ध के अनुभव ने इस क्षण उसे निर्णायक रूप से हवा में उछालने की अनुमति दी है। तलवार की हल्की सी गति ऊपर की ओर बढ़ती है और प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक भीषण विस्फोट के साथ 18 अवरोही ड्रैगन पाम की संयुक्त शक्ति अचानक फूट पड़ती है। विशालकाय ड्रैगन फटते हैं और जू बुक्सिन पर हिंसक हमला करते हैं। जू बुक्सिन के चेहरे का भाव बदल जाता है। एक हल्की चीख के साथ अंधेरा उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाता है और उसकी लंबी तलवार ब्लेड क्यूई की परतों को घुमाती है, इस तीव्र और उग्र शक्ति का प्रतिरोध करती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 18 विशालकाय ड्रैगन पल भर में फट सकते हैं, जिससे अभूतपूर्व और प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो सकती है। कुछ तो गड़बड़ है। यह कोई सामान्य मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। ये किस प्रकार की साधना तकनीक है? आंतरिक क्षेत्र में भी एक ग्रैंडमास्टर आवश्यकता पड़ने पर अपनी हथेली की शक्ति को अचानक विस्फोटित नहीं कर सकता था। हथेली से निकलने वाली शक्ति को इच्छा अनुसार कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। सीमावर्ती इलाके का ये नौजवान सामान्य नहीं है। ये खेती की तकनीक आखिर है क्या? बूम! ब्लेड की ऊर्जा बिखर जाती है और अवरोही ड्रैगन पाम की अदम्य शक्ति, साथ ही उसकी झुलसा देने वाली आभा, उसकी ठंडी आभा को वाष्पित करती हुई प्रतीत होती है। इससे जू बुक्सिन बेहद असहज हो गया। मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए, पराजित जू बुक्सिन ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उनका फिर से स्वागत 18 विशालकाय ड्रैगनों द्वारा किए गए एक और हमले से हुआ। बूम! क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? जूयान उत्साह से भरी हुई है और जू बुक्सिन की धमकी से पूरी तरह बेपरवाह है। वह एक के बाद एक हथेली से वार करता है। हर बार यह 18 विशालकाय ड्रैगनों का संयुक्त वार होता है जो तुरंत विस्फोट करता है, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक शक्ति उत्पन्न होती है जो जू बुक्सिन पर टूट पड़ती है। ऐसा लगता है मानो वह 18 विशालकाय ड्रैगनों की शक्ति को एक क्षणिक विस्फोट में बदल देता है। ये तात्कालिक विस्फोट वह क्रोध है जिसे जूयान ने प्रकट किया है। क्योंकि उसकी शक्ति अभी भी कमजोर है, इसलिए वह इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन वह इस तरह से क्रोध की शक्ति दिखा सकता है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। मेरी धारणा बिल्कुल सही है। जूयान मन ही मन रोमांचित है। इस भीषण संघर्ष से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ। उन्होंने अवरोही ड्रैगन पाम में ज्ञान प्राप्त किया। इस बड़ी सफलता के बाद उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की और अवरोही ड्रैगन पाम के दूसरे स्तर तक ज्ञान प्राप्त किया। बूम! ऐसा प्रतीत होता है मानो जूयान का चिरक अनंत है। एक के बाद एक हथेली के प्रहार से वह लगातार जू बुक्सिन पर हमला कर रहा है। इस समय जू बुक्सिन निष्क्रिय मुद्रा में है और वार सह रहा है। उसके मुक्त होने के कई प्रयास 18 विशालकाय ड्रैगनों की बमबारी से विफल हो जाते हैं। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि विरोधी की हथेली की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इससे भी बढ़कर वह वास्तव में हथेली की शक्ति के भीतर से एक प्रकार का क्रोध महसूस करता है। बेतुका! ये तो सरासर बेतुका है। हालांकि उनकी आंखों के सामने ही एक ऐसा बेतुका दृश्य घटित हो रहा है। खांसी! अचानक जू बुक्सिन को खालीपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उनकी चोटें फिर से उभरने लगी हैं। ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। धिक्कार है, क्या उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती? जू बुक्सिन सदमे और गुस्से से भर गया था। स्वयं एक महान मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वह सीमावर्ती जंगल में एक छोटे लड़के को संभालने में आश्चर्यजनक रूप से असमर्थ थे और इससे भी बढ़कर वह लड़का बेहद दयनीय स्थिति में रह गया था। आंतरिक क्षेत्र में वह जू बुक्सिन भी राक्षसी मार्ग के एक प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर थे। अगर यह बात बाहर फैल जाए तो कौन यकीन करेगा? मैं इस तरह से लड़ना जारी नहीं रख सकता। जू बुक्सिन जानता था कि अगर वह इस तरह निष्क्रिय रूप से मार खाता रहा तो अंततः उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात की भी संभावना थी कि हमलावर उसे मार डाले। उसे यह महसूस हो रहा था कि प्रतिद्वंद्वी के हथेली के वार की शक्ति अधिक भयंकर और हावी होती जा रही थी और उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। ड्रैगन के आकार की हथेली की ताकत की लकीरें और अधिक ठोस हो गई थीं, क्रूर बल के साथ विस्फोटित हो रही थी, जिसमें सूक्ष्म रूप से क्रोध का संकेत समाहित था। अवश्यंभावी! जैसे ही जू बुक्सिन ने अपनी तलवार लहराई, उसके चारों ओर की शीतलता का वातावरण और भी तीव्र हो गया। युद्ध क्षेत्र को चारों ओर से घेरे हुए मकड़ी के जाले जैसे घने रक्तपीड़ित रेशे अचानक सिकुड़ गए और उसी क्षण जूयान की ओर कस गए। ये किस तरह की चाल है? जूयान अचंभित रह गया। घने रेशों से एक शीतलतापूर्ण आभा निकल रही थी। हालांकि वे उसकी प्रचंड ऊर्जा के आगे पिघल रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे असहनीय लग रहे थे।
उसे तभी एहसास हुआ कि वह प्रतिद्वंद्वी की रणनीति के जाल में फंस गया है। मुझसे लापरवाही हो गई, अनुभव की कमी थी, जुयान ने मन ही मनाह भरी। इसके बावजूद वह घबराया नहीं। हालांकि ये धागे खतरनाक प्रतीत होते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे उनकी प्रबल जीवन शक्ति का सामना नहीं कर सकते। बूम! 100 फीट की जीवन शक्ति तेजी से फैली, एक विशालकाय अजगर उसके चारों ओर लिपटा हुआ था और आने वाले विशाल जाल की ओर बढ़ते हुए अपने साथ आतंक की एक शक्ति लेकर आ रहा था। धीरे धीरे जाला बिखरने लगा और गायब होने लगा। अंत में जुयान की जीवन शक्ति से पूरा विशाल जाल नष्ट हो गया। इसका फायदा उठाते हुए जू वुक्सिन किसी तरह खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने में कामयाब रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि खून पीने वाले जीव जुयान के लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा करेंगे। उसका एकमात्र उद्देश्य जुयान की सेना का ध्यान भटकाना और भागने का अवसर प्राप्त करना था। इस समय वह जमीन से 100 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। ऊपर से उसने नीचे जुयान को देखा, तभी तलवार की रोशनी नीचे की ओर फैल गई। जुयान उछल पड़ा और उसने हथेली से प्रहार किया। हालांकि चीरक्त अवस्था में होने के कारण वह हवा में तैरने में असमर्थ था। भले ही 100 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जू वुक्सिन हमेशा दूरी बढ़ा देता था, जिससे वह उसके और करीब नहीं आ पाता था। इधर उधर कूद कूद कर चलना उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। उसके डिसेंडिंग ड्रैगन पाम हमले की सीमा मात्र 100 फीट थी। जू वुक्सिन ने 100 फीट से अधिक की दूरी बनाए रखते हुए एक के बाद एक भयानक तलवारबाजी के हमले किए। जुयान केवल रक्षात्मक मुद्रा अपना सकता था और अपने अवरोही ड्रैगन पाम की तरंगों से हमलों को रोक रहा था। कभी कभी वह उछलकर जू वुक्सिन पर करीब से हमला करने की कोशिश करता था, लेकिन अनुभवी जू वुक्सिन अपने इस फायदे को हाथ से जाने नहीं देता था और तुरंत खुद को उससे दूर कर लेता था। परिणामस्वरूप जुयान रक्षात्मक स्थिति में आ गई। हवा में से तलवारों जैसी तेज रोशनी नीचे की ओर गिरी, जिससे जमीन में भयानक और डरावनी दरारें बन गईं। और धरती पर विशालकाय लाल अजगर आकाश में उड़ उठे और तलवारों की रोशनी से प्रहार करने लगे। हमले हवा में ही टकराए, जिसके परिणामस्वरूप गरजती हुई दहाड़ों की गूंज सुनाई दी। लड़ाई जारी रही। वह सराय बहुत पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिसका कोई निशान बाकी नहीं बचा था। युद्ध के दौरान शाही सड़क का यह हिस्सा भी ढह गया था, जिससे यात्रियों के लिए यह मार्ग दुर्गम हो गया था। गहरी खाइयों को पार करते हुए जमीन पर एक के बाद एक बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे। आसपास का जंगल भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हें खून चूस कर मार नहीं सकता। जू वुक्सिन की आंखों में एक ठंडी और क्रूर नजर कौंध गई। अपनी शक्ति की कीमत पर भी उसे इस व्यक्ति को खत्म करना ही था। उससे खर्च होने वाली ऊर्जा को देखते हुए चुकाई गई कोई भी कीमत उचित होगी। बूम! हम देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। जुयान ने हवा में लटकी हुई जू वुक्सिन की ओर चुनौती भरे अंदाज में देखा। उसकी आंखों में अब भी लड़ने का जज्बा झलक रहा था। अगर वह हवा में तैर सकता तो निस्संदेह अपने प्रतिद्वंदी को मौत के घाट उतार देता। इस समय जेड बोन क्षेत्र में उनकी मार्शल आर्ट की नींव की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। उसकी ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रही। युद्ध की तीव्रता के बावजूद जुयान अप्रभावित रहा। उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई और न ही उसे किसी प्रकार की भारी कमजोरी महसूस हुई। खांसी जू वुक्सिन को खांसी आने लगी। उसके शरीर के भीतर खालीपन की अनुभूति तेजी से तीव्र होती जा रही थी, जिससे संकेत मिल रहा था कि उसकी चोटें फिर से उभरने वाली हैं। उनकी ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी। नीचे अभी भी जोश से भरी हुई, एक के बाद एक हथेली से प्रहार करती हुई, पूरी ऊर्जा से भरी हुई और कमजोरी या थकावट का कोई संकेत नहीं दिखा रही जुयान को देखकर जू वुक्सिन के चेहरे पर लाचारी का भाव आ गया। जो व्यक्ति टिक नहीं पाया वह वास्तव में वही था, एक ग्रैंड मास्टर। घायल होने के बावजूद भी वह ग्रैंड मास्टर थे। इस बंजर भूमि में ऐसा अस्वाभाविक अस्तित्व क्यों था? अध्याय 75। जू वुक्सिन क्रोधित था। उसने संघर्ष जारी रखा और खुद को अन्यायग्रस्त महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि वह और लड़ नहीं सकता। अन्यथा अंततः थकाकर मरने वाला निश्चित रूप से वही होगा। चोटों से उबर जाओ, अपनी पूरी ताकत वापस पालो, फिर मैं उसकी जान लेने आऊंगा। जू वुक्सिन ने नीचे खड़े जुयान को गुस्से भरी निगाहों से देखा। खर्च बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे रक्तबली स्थल के आसपास जाकर कुछ देर आराम करना होगा और शरीर में ऊर्जा की कमी पूरी करनी होगी। जू वुक्सिन ने ऐसा सोचा। एक ही झटके में वह तुरंत युद्ध क्षेत्र से उड़ गया। भागो मत, लड़ते रहो। जुयान ने बेतहाशा उसका पीछा किया। वह अभी भी लड़ाई से संतुष्ट नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई उसकी समझ बढ़ती गई। उसे अचानक एहसास हुआ, एक मार्शल आर्टिस्ट को लड़ना ही चाहिए। जो लोग लड़ना नहीं जानते, मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनका कोई भविष्य नहीं होगा। ये युनशान काउंटी है। वह युनशान काउंटी क्यों जा रहा है? मेरे मालिक युनशान काउंटी में हैं। जुयान ने जू वुक्सिन की आकृति को अपनी दृष्टि से ओझल होते हुए देखा और कुछ हद तक हैरान महसूस किया। जिस दिशा में जू वुक्सिन जा रहा था वह वास्तव में युनशान काउंटी ही थी। मेंग चोंग की ताकत को दिन प्रतिदिन बढ़ते देख ली जुबान बहुत संतुष्ट थे और अपने दूसरे शिष्य के सेना में शामिल होने के बाद मिलने वाले लाभों की आशा कर रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेंग चोंग की प्रतिभा वाकई असाधारण है, खासकर शारीरिक युद्ध कला में। इतने कम समय में ही उन्होंने अपनी शक्ति को कॉपर बोन के स्तर तक निखार लिया है, जो गोल्डन बोन से कुछ ही दूर है। हालांकि कॉपर बोन से गोल्डन बोन में परिवर्तन के दौरान एक अड़चन है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। ली जुबान को पूरा भरोसा है कि गोल्डन बोन की अड़चन मेंग चोंग के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन असली चुनौती डायमंड ल्यूसेन बोन में परिवर्तन करने में होगी। मैं तो अब जन्मजात स्तर पर हूँ, मेरा दूसरा शिष्य अभी केवल चीरक्त स्तर पर है। क्या वह मेरी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है? ली जुबान सोच में डूबी हुई थी। गोल्डन ल्यूसेंट बोन निश्चित रूप से मदद करेगा और बिग सन गोल्डन बेल शील्ड भी मेरी शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने में सहायक होना चाहिए। पारंपरिक मार्शल आर्ट के साथ साथ शारीरिक मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने से मैं कितना शक्तिशाली बन जाऊंगा। ली जुबान उम्मीदों से भरी हुई थी। शिये ने हाल ही में अपने प्रशिक्षण में थोड़ी प्रगति की थी और यहाँ तक कि अपनी त्वचा को निखारना भी शुरू कर दिया था। हालांकि वह नदियों और झीलों के बीच एक प्रमुख व्यक्ति था, लेकिन उसकी निखारने की प्रक्रिया कठिन नहीं थी, बस जुयान और मेंग चोंग की तुलना में धीमी थी। शील की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लगभग 30 के आसपास।
इस उम्र में नदियों और झीलों में शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। ली जुबान इस नौकर से काफ़ी संतुष्ट है। वह अपने कार्यों में कुशल है और खाना पकाने में भी माहिर है। हालांकि वह बिना खाए भी जीवित रह सकता है, फिर भी उसे स्वादिष्ट भोजन की तीव्र इच्छा होती है। शी मुर्गी खरीदने बाहर गई। जब मेंग चोंग लगन से अभ्यास कर रहा था तब ली जुबान आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। अचानक भयंकर युद्ध के बीच में ही आपके शिष्य जुयान ने टेलीपोर्टेशन की तकनीक को समझ लिया है। आपकी टेलीपोर्टेशन तकनीक परिपूर्ण हो गई है। सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। पलक झपकते ही ली जुबान के मन में अष्टांग आरेखों के प्रतीक प्रकट हो गए। उसने टेलीपोर्टेशन की कला में महारत हासिल कर ली थी। ली जुबान तुरंत खड़ी हो गई। क्या चल रहा है? क्या जुयान ने भयंकर युद्ध के बीच टेलीपोर्टेशन तकनीक को समझ लिया? ये भयंकर युद्ध कहाँ हुआ था? जुयान की ताकत को देखते हुए उसे ची देश में अजेय होना चाहिए। हजारों सैनिक भी जुयान से भीषण युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जुयान का सामना एक दुर्जय शत्रु से हुआ है। क्या यह इस दुनिया का कोई मार्शल आर्टिस्ट है या फायरमैन वुल्फ जैसा कोई भयंकर जानवर? ली हुआन ने विचार किया। क्या जुयान खतरे में है? टेलीपोर्टेशन तकनीक की समझ से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया था और खतरे का सामना करते हुए उसने महत्वपूर्ण क्षण में इसे समझा। ये टेलीपोर्टेशन तकनीक अनोखी है क्योंकि यह 8 आरेखों पर आधारित है और उपयोगकर्ता को हमलों से बचने और जवाबी हमला करने के लिए तुरंत अपनी स्थिति बदलने की अनुमति देती है। युद्ध में ये लाइट हॉर्न मूवमेंट तकनीक से श्रेष्ठ है। ये पहले ही गति तकनीकों के दायरे से परे जा चुका है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति का साधना स्तर बढ़ता है और उसका क्षेत्र उच्च होता जाता है, वैसे वैसे टेलीपोर्टेशन तकनीक भी अधिक शक्तिशाली होती जाती है। भयंकर युद्ध के बीच आपके शिष्य जुयान ने अपनी अवरोही ड्रैगन हथेली की कला को सिद्ध कर लिया है और आपकी अवरोही ड्रैगन हथेली की कला पूरी तरह से साकार हो गई है। गोल्डन फिंगर ने एक और प्रतिक्रिया दी। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम में पूरी तरह महारत हासिल। ली जुबान बेचैन हुए बिना नहीं रह सकी। जुयान का सामना जरूर किसी शक्तिशाली शत्रु से हुआ होगा। पहले उसने टेलीपोर्टेशन को समझा और फिर युद्ध के बीच में डिसेंडिंग ड्रैगन पाम की शक्ति को बढ़ाया। ये ठीक नहीं है, मुझे जाकर देखना होगा। वह जुयान की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी था और युद्ध की भीषण गर्मी के बीच लगातार सफलताएं हासिल करने की जुयान की प्रतिभा से चकित भी था। बिल्कुल, मार्शल आर्टिस्टों को लड़ना जरूरी है। जो मार्शल आर्टिस्ट लड़ना नहीं जानता वह सच्चा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। आपका शिष्य जुयान एक शक्तिशाली शत्रु से लड़ रहा है। इस लड़ाई के दौरान उसका युद्ध अनुभव बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपका अपना युद्ध अनुभव भी काफी बढ़ जाता है। गोल्डन फिंगर ने प्रतिक्रिया देना जारी रखा। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में युद्ध के प्रति सजग मन जागृत हो गया हो। पल भर में ही उसके युद्ध अनुभव में जबरदस्त सुधार आ गया। डोंगे काउंटी के लिए रवाना। बिना किसी झिझक के ली जुबान तुरंत आकाश में उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। प्रशिक्षण ले रहे मेंग चोन को गहरा सदमा लगा। उनके गुरु हवा में उड़ रहे थे। उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। कितनी तेज गति! जनजात क्षेत्र के योद्धा पल भर में सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते हैं और हवा में उड़ सकते हैं। क्या मेरे गुरु जनजात क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे गुरु का स्तर निश्चित रूप से जनजात स्तर से कहीं अधिक है। मेरे बड़े भाई ने एक बार कहा था कि मेरे गुरु एक एकांतप्रिय विशेषज्ञ हैं जिनका स्तर इतना ऊंचा है कि संभवतः उन्होंने सभी मार्शल आर्ट स्तरों को पार कर लिया है और वे लगभग दाव के समान शक्तिशाली हैं। मेंग चोंग तुरंत ही उत्तेजित और बेचैन हो गया। मैं जल्द से जल्द आधिकारिक तौर पर इस समूह में शामिल होना चाहता हूँ। उनका प्रशिक्षण और भी कठोर हो गया। विशाल सूर्य की छवि उभर आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे विशाल सूर्य के प्रभाव में थे और उनकी तांबे की अस्थियों का परिष्करण उत्तरोत्तर परिपूर्ण होता जा रहा था। जनजात स्तर में प्रवेश करने के बाद हवा में तैरने वाले ली जुबान के लिए यह पहली बार था जब वह इस तरह से यात्रा कर रहे थे। मार्शल आर्टिस्ट वाकई अद्भुत होते हैं। मैंने अपने 2 जन्मों में पहली बार हवा में उड़ान भरी। ली जुबान पुरानी यादों में खोई हुई थी। अपनी मौजूदा ताकत के दम पर वह जल्द ही पूरी रफ्तार से डोंगहे काउंटी के ऊपर पहुंच गया। चैप्टर 76। वहां लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। ली जुबान ने शू परिवार के महल पर एक नजर डाली। शुयान के माता पिता साधना कर रहे थे और पहरेदार, जिनमें से कुछ ड्यूटी पर थे और कुछ साधना कर रहे थे, सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। क्या जुयान राजधानी में है? ली जुबान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। डोंगहे काउंटी राजधानी से बहुत दूर थी। चाहे वह पूरी गति से ही क्यों न दौड़े, जब तक वह राजधानी पहुंचेगा तब तक युद्ध समाप्त हो चुका होगा। विजेता और हारने वाला पहले ही तय हो चुका होगा। क्या मुझे राजधानी जाना चाहिए? ली हुआन झिझकी। जुयान उनका प्रिय शिष्य था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ जुयान जिस शक्तिशाली शत्रु से लड़ रहा था उसे वह हाथ के एक इशारे से ही नष्ट कर सकता था। लेकिन राजधानी बहुत दूर थी। अगर जुयान हार जाता तो भले ही वह अतिरिक्त सेना भेजना चाहता, वह समय पर नहीं पहुंच पाता। आपके शिष्य जुयान ने एक भीषण लड़ाई के दौरान अवरोही ड्रैगन पाम के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त की। आपने अवरोही ड्रैगन पाम के दूसरे स्तर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गोल्डन फिंगर ने फिर से प्रतिक्रिया दी। ली जुबान अचंभित रह गया। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम का दूसरा स्तर। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये शिष्य वाकई बुरा नहीं था। वह अवरोही ड्रैगन पाम के स्तर को और ऊपर उठा सकता था। जब दूसरा स्तर है तो क्या तीसरा, चौथा, 5वां स्तर भी होगा? डिसेंडिंग ड्रैगन पाम के दूसरे स्तर में कुछ ड्रैगन की शक्ति समाहित थी और ये क्रोध की भावना को उत्तेजित करने में सक्षम था, जिससे हथेली की शक्ति में भारी वृद्धि हुई। अवरोही ड्रैगन पाम की ड्रैगन जैसी हथेली की शक्ति और भी सघन और ड्रैगन जैसी हो गई थी। जुयान भीषण युद्धों के बीच भी स्थिति को समझ सकता है, जिसका अर्थ है कि वह शत्रु का प्रतिरोध करने में असमर्थ नहीं है। अब जब उसने अवरोही ड्रैगन पाम की दूसरी परत को समझ लिया है तो उसे हारना नहीं चाहिए, है ना? ली हुआन ने विचार किया। क्या जुयान सचमुच राजधानी में है या वह कहीं और चला गया है? क्या उसका प्रतिद्वंदी इस दुनिया का कोई मार्शल आर्टिस्ट है या ज्वाला पुरुष भेड़िए जैसा कोई भयंकर जानवर? ली जुबान ने पहले वाले विकल्प की ओर झुकाव दिखाया। क्या सम्राट ची को कोई मार्शल आर्टिस्ट मिल गया है, या फिर क्या जुयान ने सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप किया है जिसके कारण मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग जुयान को निशाना बना रहे हैं? ली जुबान ने सोच विचार करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी।
मेरी वर्तमान क्षमता के आधार पर मार्शल आर्ट की दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों में मेरा स्थान क्या होगा? इस विश्व में मार्शल आर्ट की क्या स्थिति है? ली जुबान ने जू परिवार के महल की ओर नीचे देखा और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। अब तक जू परिवार के आलीशान घर में कोई हलचल नहीं हुई थी, जिसका मतलब यह था कि संकट की खबर अभी तक राजधानी तक नहीं पहुंची थी। वापस जाओ और शीये से कहो कि वह मात्र संप्रदाय से मिली जानकारी का उपयोग करके राजधानी की स्थिति की जांच करे। ली जुबान ने अपना मन बना लिया, इसलिए वह मुड़ा और युनशान काउंटी की ओर वापस चल दिया। ब्लड हार्टलेस और भी अधिक थका हुआ महसूस करते हुए युनशान काउंटी की ओर उड़ गया। 100 मील की यात्रा ने उसे और भी अधिक हौंफने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। जूयान उसका पीछा कर रही थी। अगर वह बीच में ही रुककर अपनी गति धीमी कर देती तो पकड़े जाने पर खतरा हो सकता था। उनकी चोटें बार बार हो रही थीं। धिक्कार है, मैं इस सुनसान सीमा पर आ गया हूं, फिर भी मेरी हालत इतनी खराब है। नहीं, ये तो आंतरिक लोक में रहने के समय से भी बदतर है। ब्लड हार्टलेस क्रोधित और हताश था, उसकी आंखों में रक्तपिपासा की चमक थी। जब तक मैं किसी शहर पर रक्तबलि नहीं देता, उसकी आत्मा और रक्त का सेवन करके अपनी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ब्लड हार्टलेस के मन में हत्या का विचार आया। उसकी नज़रों के सामने एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। ये शहर बड़ा नहीं है, यहाँ केवल 10,000 लोग रहते हैं। रक्त बलिदान से मेरी शक्ति का 8 या 9/10वां हिस्सा वापस आ जाना चाहिए। ब्लड हार्टलेस की आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। इतने छोटे शहर में कोई शक्तिशाली लोग नहीं होने चाहिए। वह भी थोड़ा असमंजस में था। भीतरी क्षेत्र से लौटते समय पहाड़ों में उसकी मुलाकात एक दल से हुई। उनमें से एक क्यूई देश के युद्ध मंत्री का पुत्र था। उनकी हैसियत को देखते हुए एक मजबूत संरक्षक का होना जरूरी है। उस टीम में एक भी मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं था? और पहाड़ों से बाहर आते ही उसकी मुलाकात एक बेहद ताकतवर आदमी से क्यों हुई? क्या यह महज एक संयोग था? सीमावर्ती क्षेत्र में कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, क्या वह एक अपवाद था? ब्लड हार्टलेस कुछ हद तक भ्रमित था, लेकिन अभी जांच पड़ताल का समय नहीं था। उनकी चोटों को ठीक करना और उनकी ताकत को वापस पाना प्राथमिकता थी। वह सीधे युनशान काउंटी के ऊपर से गुजरा। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने तुरंत ये पता लगा लिया कि काउंटी शहर में बहुत से लोग भरपूर जीवन शक्ति से भरपूर थे और यह उन लोगों से किसी भी तरह से कमतर नहीं था जिन्हें उन्होंने पहाड़ों में देखा था। वह जगह कौन सी है? अचानक ब्लड हार्टलेस ने जोरदार ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। इस जिले में यह ऊर्जा जिले के बाकी सभी लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी, जिससे उसमें तीव्र लालसा उत्पन्न होती थी। एक मार्शल आर्टिस्ट, वह मन ही मन भयभीत हो गया। इतने छोटे से काउंटी में तो एक मार्शल आर्टिस्ट भी था। सीमावर्ती निर्जन वन्य क्षेत्र में, जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा लुप्त हो चुकी थी, वहां एक मार्शल आर्टिस्ट का अस्तित्व होना ही असंभव था। उसने एकाग्रता से आकाश और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। स्वर्गीय पृथ्वीलिंग जी का जीर्णोद्धार नहीं हुआ था और वह अभी भी विनाश की अवस्था में थी। मार्शल आर्टिस्ट की क्या जरूरत है? ज़ुबुशिन ने उस युवक के बारे में सोचा जिसने उससे लड़ाई की थी। उसकी साधना तकनीक अत्यंत अनूठी और आंतरिक क्षेत्र से भिन्न थी। फिर भी एक बार जब मैं इस मार्शल आर्टिस्ट का खून और ऊर्जा ग्रहण कर लूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ। एक बार जब मैं अपने ग्रैंड मास्टर की शक्ति पुनः प्राप्त कर लूंगा तो मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि इस बंजर भूमि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रैंड मास्टर का मुकाबला कर सकता है। एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होता है। इस बंजर भूमि में ग्रैंड मास्टर स्तर के बलवान व्यक्ति का प्रकट होना बिल्कुल असंभव है। यह मार्शल आर्टिस्ट मुझसे काफी कमजोर है, इसे संभालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ज़ुबुशिन बेहद उत्सुक थी। एक ही झटके में वह छोटे से आंगन के ऊपर पहुंच गया और वहां उसे मेंगचोंग मिल गया। चमकदार सिर वाले गंजे मांसल शरीर वाले मेंगचोंग को देखकर ज़ुबुशिन की आंखें लालच और आनंद से भर गईं। इतना प्रचुर रक्त और ऊर्जा! यद्यपि वह उस युवक से कमतर है, लेकिन उसके सार रक्त का सेवन करने से मुझे निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा और मेरी शक्ति अपने चरम पर लौट आएगी। उस युवक को मारने और उसके सार रक्त का सेवन करने के बाद मैं ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के और करीब पहुंच जाऊंगा। ज़ुबुशिन जितना इसके बारे में सोचता गया उतना ही उत्साहित होता गया। एक बार जब वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर को पार कर लेगा तो इस बंजर भूमि की तो बात ही छोड़िए, उसे आंतरिक क्षेत्र में भी किसी से डर नहीं लगेगा। एक महान ग्रैंड मास्टर आंतरिक क्षेत्र में मार्शल आर्ट के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। उसके सार का रक्त ग्रहण करो। समय बर्बाद न करते हुए ज़ुबुशिन ने तुरंत कार्रवाई की। उसे याद आया कि जूयान उसके पीछे आ रही है। जूयान के आने से पहले उसे अपने सामने खड़े युवक को खत्म करना होगा। एक बार जब वह युवक के सार रक्त को शुद्ध कर लेगा और उसे ठीक कर देगा तो वह जूयान को दिखाएगा कि एक ग्रैंड मास्टर की शक्ति क्या होती है। उंगली के एक झटके से खून सोखने वाला एक धागा निकला जो सीधे दिल की ओर निशाना साध रहा था। मेंगचोंग ने अपनी साधना में परिपूर्ण कांस्य अस्थि प्राप्त कर ली थी। उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गया था और वह स्वर्णिम हड्डी से केवल एक कदम दूर था। हालांकि मेंगचोंग को वह कदम उठाने में एक अड़चन महसूस हुई। वह क्षण भर के लिए सुनहरी हड्डी तक पहुंचने में असमर्थ रहा। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खतरे का एहसास। खतरा कहाँ से आया? इससे पहले कि मेंगचोंग खतरे के स्रोत को पहचान पाता, अचानक उसके दिल में एक तीव्र अनुभूति हुई। एक बेहद ठंडी आभा उसके हृदय में समा गई। इस ठंड के कारण उसकी हृदय गति तेजी से बढ़ गई, खून तेजी से बहने लगा और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में तूफान सा आ गया हो। यह ऐसा था मानो तेल के बर्तन में पानी की एक बूंद गिर गई हो। जैसे ही रक्त का तूफान उसके शरीर में फैल गया, कांसे की वह हड्डी जो शुरू में आगे बढ़ना बंद कर चुकी थी, रक्त के हिंसक प्रभाव के कारण ढीली पड़ने लगी। यह क्या है? मेंगचोंग चौंक गया। यह ठंडा धागा क्या था? उसने धागे का पीछा किया और देखा कि ज़ुबुशिन हवा में मंडरा रही है। इसी क्षण मेंगचोंग को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट। ये जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से आया? क्या ची देश में मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? मेरे बड़े वीर भाई ने अकेले ही शेनवेई सेना को कुचल दिया और क्यूई देश के शाही परिवार को रौंद डाला। ये रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण था।
उसके हृदय में चुभने वाला वह धागा एक घातक हमला था। ये केवल इसलिए संभव हुआ कि वह महान सूर्य स्वर्ण घंटी ढाल का अभ्यास कर रहा था, जिसकी रक्षा शक्ति अत्यंत प्रबल थी कि वह उसके हृदय को भेद नहीं पाया। क्या इसने केवल उसकी त्वचा को ही भेदा? मेंगचोंग ने उसे मुक्का मारकर बाहर निकाला, जिससे धागा तुरंत टूट गया। मेरा गुरु कहाँ है? मेंगचोंग को बहुत पसीना आ रहा था। वह अभी दरवाजे के अंदर भी नहीं आया था। भला वह आसमान में बैठे उस आदमी का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता था? उसका मालिक कहाँ था? उसका मालिक चला गया था और वापस नहीं लौटा। क्या दूसरे पक्ष ने उसके स्वामी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आकर उसकी हत्या कर दी थी? क्या ये वू के सम्राट द्वारा भेजा गया कोई हत्यारा हो सकता है? इस समय मेंगचोंग को वू के सम्राट की याद आई। वह वू देश की वांछित सूची में था, जिस पर 1 लाख ताइल सोने का इनाम था। लेकिन हवा में ही ज़ू वुशिन चौंक गई। उसने अभी अभी जो रक्त सोखने वाला धागा फेंका था, भले ही वह पूरी ताकत से न फेंका गया हो, फिर भी वह एक चट्टान को भेद सकता था। लेकिन यह नीचे खड़े गंजे लड़के के दिल को भेद नहीं सका। दरअसल इससे त्वचा पर बस थोड़ी सी ही चुभन हुई थी। उसे लगा कि यह बंजर भूमि अजीब और कुछ हद तक डरावनी भी है। वहां जिन लोगों से भी वह मिला, वे सभी असाधारण रूप से मजबूत थे। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। मुझे लड़ना होगा और जल्दी जीत हासिल करनी होगी। ज़ू वुशिन ने लगातार अपनी उंगलियां झटकी और खून सोखने वाले 2 धागे बाहर निकल आए। चैप्टर 77। रक्त चूसने वाले ये दोनों रेशे पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और तीव्र थे। वे आसानी से स्टील की प्लेट को भेद सकते थे। इस समय मेंगचोंग को खतरे का गहरा एहसास हुआ। एक धीमी सी गुर्राहट के साथ उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और उसका मांसल शरीर पीतल की घंटी की तरह ठोस हो गया, यहाँ तक कि उसमें से हल्की सुनहरी चमक भी निकल रही थी। उसने अपने सीने को दोनों मुट्ठियों से ढक लिया, जिससे उसके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा हो सके। पफ! खून चूसने वाले धागों ने तुरंत उसकी मुट्ठियों को भेद दिया। एक ठंडी अनुभूति उसकी मुट्ठियों से लेकर उसकी बांह तक फैल गई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। धमाका! उसके शरीर में रक्त की ऊर्जा अचानक बढ़ गई और पूरे शरीर में फैल गई। उसकी बाधा टूट गई और उसने कॉपर बोन की सीमा को पार कर लिया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। जब वह गोल्डन बोन हासिल करने के कगार पर था, तब भी वह तैयार नहीं था। उसकी मुट्ठियों में तेज दर्द हो रहा था और ठंडक का एहसास उन्हें जमा देने के लिए तैयार लग रहा था। वह फिर से गुर्राया और उसके शरीर के भीतर रक्त और ऊर्जा का तूफान उसके नियंत्रण में उसकी मुट्ठियों में उमड़ पड़ा। पफ! दोनों मुट्ठियां बाहर की ओर निकली, जिससे खून चूसने वाले धागे टूट गए जिन्होंने उसकी मुट्ठियों को छेद दिया था। उस रक्तरंजित व्यक्ति के चेहरे पर भय का भाव आ गया। ये किस प्रकार का शारीरिक शरीर था? क्या ये वास्तव में उसके खून चूसने वाले रेशों को रोक सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम इस वार को रोक पाओगे। उसने रक्तरंजित व्यक्ति को गंभीरता से देखा। वह एक ग्रैंड मास्टर था। हालांकि उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अभी अभी किए गए 2 हमले आसानी से आंतरिक क्षेत्र में तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को भेज सकते थे। यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर भी केवल शारीरिक शक्ति के बल पर उन्हें रोक नहीं सकता था। हालांकि ये गंजा युवक तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों और उससे ऊपर के लोगों जितना मजबूत तो नहीं था, लेकिन उसके मांसल शरीर की मजबूती अविश्वसनीय थी। जट! रक्तरंजित उंगली के एक झटके से थोड़ा मोटा रक्त चूसने वाला धागा निकला, जो सीधे मेंगचोंग के दिल की ओर निशाना साध रहा था। इस प्रहार में उन्होंने एक सच्चे ग्रैंड मास्टर की तरह अपनी शक्ति का प्रयोग किया। मैं इसे रोक नहीं सकता। मेंगचोंग भयभीत हो गया था। वह किसी भी हालत में इस वार को रोक नहीं सकता था। उसने अभी तक मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू नहीं किया था, इसलिए गोल्डन बेल बैरियर कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक संदिग्ध जनजात मार्शल आर्टिस्ट के हमले को रोकना असंभव था। चाहे वह गोल्डन बोन्स और यहाँ तक कि डायमंड ग्लास बोन्स का भी अभ्यास कर ले, वह इसे रोक नहीं पाएगा। अंतर बहुत बड़ा था। मृत्यु का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन मेंगचोंग असहाय था। वह रक्त हृदय के सामने बहुत कमजोर था। धमाका! जीवन और मृत्यु के नाजुक क्षण में अचानक आकाश से एक सुनहरा अजगर उतरा। रक्त चूसने वाला धागा तुरंत नष्ट हो गया और सुनहरा विशालकाय अजगर ऊपर उठा, सीधे रक्त हृदय को नियंत्रित करते हुए उसे हवा में ही जकड़ लिया और नीचे खींच लिया। मेंगचोंग बेहद खुश था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विपत्ति से बच गया हो। मालिक! लीजुआन ईस्ट रिवर काउंटी से लौटी और शिए को राजधानी में हो रही गतिविधियों का पता लगाने के लिए स्वर्गीय माता की शिक्षाओं की जानकारी का उपयोग करने देने के लिए तैयार थी। हालांकि युनशान काउंटी लौटते ही उन्हें एक ठंडी आभा का एहसास हुआ। एक मार्शल आर्टिस्ट, और यह उसके आंगन में हुआ। वह तुरंत चौंक गया। यह मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से आया? तुरंत ही अपने आकार में बदलाव करते हुए वह छोटे से आंगन के ऊपर पहुंच गया। उसने मेंगचोंग को संकट में देखा और तुरंत मेंगचोंग को बचाते हुए खून से लथपथ व्यक्ति को हवा में ही बांध दिया। सौभाग्य से मैं एक कदम आगे था, अन्यथा मैं अपना दूसरा शिष्य भी खो देता। लीजुआन ने राहत की सांस ली। ये देखकर कि उनका दूसरा शिष्य मार्शल आर्ट में प्रवेश करने वाला था, अगर किसी के हाथों उनकी हत्या हो जाती तो यह उनकी बहुत बड़ी क्षति होती। उसे ग्रेट सन गोल्डन बेल बैरियर का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त दूसरा शिष्य कहाँ मिल सकता था? ये सोचकर वह गुस्से से दहाड़ उठा। उसने ब्लड हॉट को तीखी निगाहों से देखा, जो ऊर्जा से बंधा हुआ था। ड्रैगन पाम को नीचे की ओर झुकाते हुए उसकी आंखें गहरी होती गईं। वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था और कमजोर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घायल हो। इसके अलावा उसने जो ऊर्जा विकसित की वह रक्त ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक निराशाजनक आभा थी और उसमें खून की गंध थी। निश्चित रूप से वह एक अच्छा आदमी नहीं था। वास्तविक ची! लीजुआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। नहीं, ये कुछ हद तक ट्रू क्यूई जैसा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता ट्रू क्यूई से भी बदतर है। दूसरे व्यक्ति के शरीर में मौजूद सच्ची ची उसकी सहज ची की तुलना में कहीं कम शुद्ध थी और उसकी शक्ति और गुणवत्ता भी बहुत ही निम्न स्तर की थी। गुरुजी, ये कौन है? ये तो शिष्य के आते ही उसे मार डालना चाहता था। क्या इसे वू के सम्राट ने भेजा है? मेंगचोंग उस भयानक परीक्षा से बच गया और उसने क्रोध के साथ रक्त हृदय की ओर देखा। लीजुआन कुर्सी पर बैठ गया। एक रहस्यमय आभा उभर आई, जिससे वह और भी रहस्यमय प्रतीत होने लगा। चोट कैसी है? लीजुआन ने मेंगचोंग की मुट्ठी पर लगे घाव पर एक नजर डाली, जहां एक ठंडी आभा व्याप्त थी। हालांकि समस्या बड़ी नहीं थी, यह एक मामूली चोट थी।
मेंग चोंग की वर्तमान शारीरिक रूप से ठीक होने की क्षमता को देखते हुए वह 2 या 3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस ठंडी आभा से उत्तेजित होकर मेंग चोंग की रक्त ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे अवरोध टूट गया और कॉपर बोन की सीमा पार हो गई और वह गोल्डन बोन को परिष्कृत करने के चरण में प्रवेश कर गया। क्या यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है? भयभीत होकर रक्त हृदय वाला व्यक्ति जमीन पर लेट गया। एक सुनहरा अजगर उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। भयानक दबाव ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ था। उसकी आंतरिक ऊर्जा और भी अधिक दबी हुई थी, मानो वह किसी भी समय ध्वस्त हो जाएगी। एक महान ग्रैंड मास्टर। सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई महान ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? नहीं, गलत। ये भयावह गति भी जरूरी नहीं कि किसी महान ग्रैंड मास्टर के पास ही हो। यह आदमी कौन है? ये तो रहस्यमय लगता है। उस निर्दयी का दिल बैठ गया। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वर्गीय पृथ्वीलिंग जी मौजूद नहीं है और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचंड है, और स्वर्गीय पृथ्वीलिंग जी की कमी के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में निर्देशित करना असंभव है, और मानव शरीर हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत और सहन नहीं कर सकता। इसलिए मार्शल आर्टिस्टों का अस्तित्व असंभव है। ठीक इसी वजह से आंतरिक क्षेत्र में लगातार पीछा किए जाने और बचने का कोई रास्ता न होने के कारण उसने सीमावर्ती क्षेत्र में भागने का फैसला किया। लेकिन किसने सोचा होगा कि सीमावर्ती इलाके में इतना शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद होगा? क्या वह उनका स्वामी है? एक रहस्यमय शक्ति का धनी व्यक्ति जो अदम्य गति के साथ एक सुनहरे ड्रैगन को प्रकट करता है और जिसकी उत्पत्ति उस बच्चे की हथेली तकनीक से ही हुई है। निस्संदेह ये व्यक्ति उस बच्चे का गुरु ही होगा। चैप्टर 78। सीमावर्ती बंजर भूमि में आखिर हो क्या रहा है? जू वुक्सिन बेहद निराश महसूस कर रहा था। इस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने सीमावर्ती बंजर भूमि तक एक लंबी और व्यर्थ यात्रा की हो और अंत में उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा हो। ली जुबान ने जमीन पर पड़े जू वुक्सिन को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। यह मार्शल आर्टिस्ट कौन था और इसने मेंग चोंग पर हमला क्यों किया? क्या ये वही सच है जो मेंग चोंग ने कहा था कि इसे वू सम्राट ने भेजा था? यदि वह वू सम्राट द्वारा भेजा गया कोई मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसकी शक्ति क्यूई देश से कम नहीं होनी चाहिए थी, जो कि वू देश के बराबर थी, और वहाँ अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद होने चाहिए थे, अन्यथा वे बहुत पहले ही वू देश में समाहित हो गए होते। हालांकि जुयान काफी समय से क्यूई देश में हंगामा मचा रहा था, लेकिन कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सामने नहीं आया था। नहीं, ये सही नहीं है। जुयान ने किसी से लड़ाई की है। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ची ने आखिरकार कोई कदम उठाया हो और किसी मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया हो? ची देश की युद्ध शक्ति हमेशा से ही बहुत कम रही है। विभिन्न संकेतों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, अन्यथा जुयान को मूर्ख कहकर उपहास का पात्र नहीं बनाया जाता, जो हर जगह गुरुओं की तलाश करता है और सच्ची मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। जैसे ही ली जुबान मेंग चोंग से जू वुक्सिन की पृष्ठभूमि और मार्शल आर्ट की दुनिया में उसकी ताकत के स्तर के बारे में पूछताछ करवाने ही वाला था, उसने देखा कि जुयान झपट्टा मारते हुए आ रही है। उसकी भौहें थोड़ी उठी और उसे बात समझ में आने लगी। क्या वह व्यक्ति जिससे जुयान लड़ रहा था वही उसके सामने खड़ा था? जू वुक्सिन जिस दिशा में भागा था उसी दिशा में जुयान उसका पीछा करता रहा। युनशान काउंटी के बाहर उसने एक सुनहरे अजगर को पलक झपकते ही गायब होते देखा। चौंक कर उसने सोचा, क्या गुरुजी ने कोई चाल चली है? जुयान जल्दी से वहां पहुंचा और उसने सचमुच देखा कि जू वुक्सिन जमीन पर गिरा हुआ था और एक सुनहरा ड्रैगन उसे लपेटे हुए था और कसकर बांधे हुए था। मालिक, जुयान ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। फिर उसने मेंग चोंग के हाथ पर घाव देखा और चौंक गया। छोटे भाई, क्या इसने तुम्हें ये चोट पहुंचाई? जी हाँ बड़े भाई, अगर गुरुजी वापस नहीं आते तो मैं मर चुका होता, मेंग चोंग ने बचे हुए डर के साथ कहा। यह आदमी, लगता है वो के सम्राट ने इसे मुझे मारने के लिए भेजा है, मेंग चोंग ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। ऐसा होने की संभावना नहीं है। जुयान रुक गई। मेंग चोंग को गलतफहमी हो गई थी। तुमने उससे लड़ाई की है? हमें इसके बारे में बताओ। ली जुबान ने जुयान की ओर देखकर पूछा। हाँ मास्टर। जुयान ने सिर हिलाया और फिर उसने घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उसने बताया कि वह शव के स्रोत की जांच करने के लिए राजधानी गया था और शुरू में उसे लगा कि यह किसी पौराणिक पिशाच का काम है। हालांकि जब उसे पता चला कि ऐसा नहीं है तो उसने वापस आकर गुरु से यह पूछने का इरादा किया कि किस प्रकार का राक्षस लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन 100 मील दूर एक थाने पर उसने पाया कि सभी थाने के अधिकारियों को मार डाला गया था और उनके शरीर से सारा खून बह चुका था। उसका सामना जू वुक्सिन के हमले से हुआ और भीषण लड़ाई के बाद जू वुक्सिन लड़ाई को सहन न कर पाने के कारण भाग गया। ये सुनकर ली जुबान चौंक गया। क्या ये कोई राक्षसी साधक था? अगर यह किसी राक्षसी साधक का काम नहीं है तो दूसरों का खून पीना और फिर यह क्या हो सकता है? ये राक्षसी साधक कहाँ से आया? अंततः उसे समझ आ गया कि दूसरे पक्ष ने मेंग चोंग पर हमला क्यों किया था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने मेंग चोंग की प्रबल शक्ति और उसके गाढ़े सार रक्त में समाहित अपार सार शक्ति को देखा था। इससे उन्हें अपनी चोटों से उबरने और अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन उसने मेंग चोंग की शारीरिक क्षमता को कम आंका था और दोनों बार लापरवाही बरती थी। ये तो सौभाग्य की बात थी कि वह लापरवाह था, अन्यथा जब तक वह लौटता मेंग चोंग की पहले ही मृत्यु हो चुकी होती। बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? द्वितीय। ली जुबान ने जू वुक्सिन को बांधने वाले सुनहरे ड्रैगन को थोड़ा ढीला कर दिया, जिससे उसे बोलने की अनुमति मिल गई। यह इस क्षेत्र की मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी जुटाने का एक बेहतरीन अवसर था। इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट कितने शक्तिशाली थे और उनकी वर्तमान शक्ति किस श्रेणी में आती थी? जल्दी बोलो। मेंग चोंग ने मुट्ठी भींच ली और गुस्से से जू वुक्सिन को घूरने लगा। सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह लगभग मर ही गया था। इस समय मेंग चोंग बेहद गुस्से में था। जू वुक्सिन का दिल बैठ गया। उसने ली जुबान को देखा और उसके भीतर एक रहस्यमय और असीम शक्ति का आभास हुआ जो किसी भी महान गुरु से कहीं अधिक था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। वरिष्ठ महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं जू वुक्सिन आंतरिक क्षेत्र से आया हूँ। एक शत्रु मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं सीमावर्ती बंजर भूमि में भाग आया। जू वुक्सिन ने ध्यान से कहा।
आंतरिक क्षेत्र, सीमावर्ती बंजर भूमि। लीजुवान समझ गया, क्यूई देश और वो देश सीमावर्ती बंजर भूमि में स्थित थे। अंतहीन पहाड़ों के पार भीतरी क्षेत्र था। आंतरिक क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट थे। जू बुक्सिन निश्चित रूप से आंतरिक क्षेत्र का एक राक्षसी मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा जो घायल हो गया और उसका पीछा किया जा रहा था, इसलिए वह सीमावर्ती बंजर भूमि में भाग गया। आंतरिक क्षेत्र में दूसरे पक्ष की शक्ति का स्तर क्या था? आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट शैली क्या थी? हालांकि जू बुक्सिन के पास सच्ची चीख थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता कुछ हद तक कमजोर प्रतीत होती थी। क्या यह उसके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक के कारण था या मार्शल आर्ट प्रणाली में अंतर के कारण? एकांतप्रिय गुरु होने के नाते लीजुवान ये प्रश्न कभी भी खुलकर नहीं पूछते थे। एक गुरु होने के नाते उन्हें इस दुनिया की पूरी समझ होनी चाहिए। अगर वह इस तरह खुलेआम सवाल पूछेगा तो क्या इससे वह, जो खुद को विशेषज्ञ मानता है, मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में ज्ञानी नहीं दिखेगा? इसके अलावा उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जूयान पहले से ही उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछ रही थी। आंतरिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या ये वही जगह हो सकती है जहाँ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड स्थित है? उनके गुरु हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देते थे और मार्शल आर्ट की दुनिया पर चर्चा करने से इनकार करते थे, ये संकेत देते हुए कि जब वे पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मार्शल वर्ल्ड्स के बारे में और अधिक जानने का ये बिल्कुल सही अवसर है। आंतरिक क्षेत्र क्या है? क्या यह मार्शल आर्ट की दुनिया है? इसे सीमावर्ती जंगल क्यों कहा जाता है? जूयान ने उत्सुकता से पूछा। जू बुक्सिन अविश्वास भरी निगाहों से जूयान को देखते हुए सदमे में आ गया। क्या उसे आंतरिक क्षेत्र के बारे में पता नहीं है? क्या वह बॉर्डर वाइल्डनेस के बारे में नहीं जानता? लीजुवान की ओर निगाह घुमाते हुए एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति सहजता से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मानो इन सब बातों से बिल्कुल भी विचलित न हो। ये तो एक विशेषज्ञ है, आंतरिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, सीमावर्ती जंगल में एकांत में रह रहा है। क्या वह अपने शत्रुओं से छिप रहा है या कोई और कारण है? उसने 2 शिष्य तो बना लिए हैं, लेकिन आंतरिक लोक के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तो जू बुक्सिन ने एक साहसिक अनुमान लगाया। आंतरिक क्षेत्र विशाल पर्वतों के ऊपर स्थित है। इस स्थान को सीमावर्ती वन्य क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्वर्गीय पृथ्वी लिंगजी लुप्त हो गई है। आध्यात्मिक ऊर्जा शांत है और लिंगजी के साथ कोई प्रतिध्वनि नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई संचय नहीं है, इसलिए एक मार्शल आर्टिस्ट जन्म नहीं ले सकते। जूयान और मेंगचोंग भौहें चढ़ाकर सुन रहे थे। सीमावर्ती वन्य क्षेत्र, जहाँ स्वर्गीय पृथ्वी लिंगजी लुप्त हो गई थी और जहाँ मार्शल आर्टिस्ट जन्म नहीं ले सकते, ये कैसे संभव हो सकता है? लीजुवान को भी मन ही मन आश्चर्य हुआ। मैं प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग साधना के लिए कर सकता हूँ। मैंने जो मार्शल आर्ट बनाया है उसमें जरूर कुछ खास बात है, इसलिए मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी कोमल नहीं है। अंततः उसे समझ में आया कि आध्यात्मिक ऊर्जा सौम्य क्यों नहीं थी। इसका कारण यह था कि स्वर्गीय पृथ्वी लिंगजी लुप्त हो गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्गिक सेतु स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है, इसलिए स्वर्गिक पृथ्वी लिंगजी के बिना भी साधना करना संभव है। लीजुवान को इस बात का एहसास हुआ। बोलते रहो, जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बता दो। भीतरी शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है? क्या आप मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हैं? क्या आप जनजात क्षेत्र में हैं? आपका स्तर क्या है? जूयान ने पूछना जारी रखा। जनजात क्षेत्र? जू बुक्सिन थोड़ा अचंभित था। जनजात क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? क्या ये लड़का सहज ज्ञान के दायरे में है? मार्शल आर्ट्स को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी को पार करने पर आप ची साधना के ग्रैंड मास्टर, ची साधना के ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। मैं ग्रैंड मास्टर स्तर का एक आंतरिक ची मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं स्वर्गीय पृथ्वी लिंगजी को महसूस करता हूँ और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करके उसे मार्शल आंतरिक ची में परिवर्तित करता हूँ। ये सुनकर जूयान और मेंगचोंग दोनों हैरान रह गए। ये 9 स्तर, ची साधना के ग्रैंड मास्टर और ची साधना के ग्रेट ग्रैंड मास्टर का क्या मतलब है? दूसरी ओर वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर आंतरिक क्षेत्र का शिखर होता है। लीजुवान चुपचाप सुनता रहा। जू बुक्सिन की बातों से उसे समझ आया कि जनजात स्तर के लोग ग्रैंड मास्टर स्तर की तुलना में आंतरिक स्तर के ग्रैंड मास्टर की शक्ति से काफी कमजोर होते हैं। उनकी वर्तमान क्षमता किसी महान ग्रैंड मास्टर के बराबर है, शायद और भी अधिक शक्तिशाली। ये सोचकर उसे राहत मिली। अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर वह आंतरिक क्षेत्र के शीर्ष व्यक्तियों में से एक होगा। जूयान को जनजात स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी ताकत तो निश्चित रूप से ग्रेट ग्रैंड मास्टर से भी कहीं अधिक है। मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे पता था। जू बुक्सिन द्वारा अपने ज्ञान का विस्तृत विवरण देने के बाद उन्होंने ईमानदारी से कहा, अराजकता और पीछा किए जाने के भय में मेरा इरादा हत्या करने का नहीं था। मैं एल्डर से विनती करता हूँ। अब दया की भीख मांगने का समय आ गया था। हालांकि लीजुवान थोड़ा सा हिला और गोल्डन जायंट ड्रैगन तीव्र दबाव के साथ बाहर निकल आया। टकराना। जू बुक्सिन अचानक दर्जनों टुकड़ों में बिखर गया और फिर सुनहरे विशालकाय ड्रैगन ने एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद ज्वाला छोड़ी जिसने उसके शरीर के अवशेषों को जलाकर राख कर दिया। हवा का एक झोंका आया और राख को उड़ा ले गया। कोई निशान नहीं बचा था। जमीन पर केवल एक थैला और एक चाकू गिरे। विशालकाय अजगर पीछे हट गया और चाकू और थैला लीजुवान के हाथ में गिर गए। जूयान और मेंगचोंग स्तब्ध रह गए। यूं ही उसने उसे मार डाला। गुरुजी, ये? जूयान ने असमंजस में पूछा। लीजुवान गंभीर भाव से खड़े हो गए। अब अपने शिष्यों को शिक्षा देने का समय था। मेरे शिष्यों, ये बात अच्छी तरह याद रखो। अज्ञात मूल के उन लोगों पर दया मत करो जो बुरे इरादे और शत्रुता रखते हैं। उन्हें पीसकर चूर चूर कर दो, उनकी राख बिखेर दो और उनकी आत्माओं को नष्ट कर दो, ताकि उनका कोई निशान न बचे और न ही कोई अनुसरण करने योग्य हो। इस तरह हम कई अनावश्यक जटिलताओं से बच सकते हैं, जैसे कि युवाओं को मारना और फिर बूढ़ों का हमारे पीछे पड़ना, किसी एक व्यक्ति को खत्म कर देना और फिर उसके संप्रदाय का हमारे दरवाजे पर दस्तक देना इत्यादि। उनकी हड्डियों को पीसकर धूल बना दो, उनकी राख बिखेर दो, उनकी आत्माओं को नष्ट कर दो और कोई निशान न छोड़ो। जब तक किसी को ये पता नहीं चलता कि हमने ऐसा किया है, तब तक इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जूयान और मेंगचोंग ध्यान से सुन रहे थे। उनके गुरु उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया के अनुभव साझा कर रहे थे। पहुंचकर धूल बना देना, राख बिखेर देना, आत्माओं को बुझा देना।
जब तक किसी को पता नहीं चलता कि मैंने ऐसा किया है तब तक इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जुयान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। गुरुजी, मुझे समझ आ गया। चेहरे पर स्पष्ट ज्ञान का भाव लिए जुयान ने कहा, किसी भी शत्रु का पुनर्तः नाश किया जाना चाहिए, उनकी आत्मा को पुनर्तः नष्ट कर दिया जाना चाहिए और आपको कभी भी दयालु या कृपालु नहीं होना चाहिए। यदि शत्रु के पास शक्तिशाली समर्थक हैं तो उन्हें नष्ट करने के बाद आपको उनके सभी निशान मिटा देने चाहिए और उनसे सभी संबंध तोड़ देने चाहिए। जब तक किसी को पता नहीं चलता तब तक इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यह मार्शल आर्ट के क्षेत्र में लड़ने का अनुभव है। गुरु की शक्ति अथाह है, फिर भी वह हर समय उनकी रक्षा नहीं कर सकते। केवल एक सच्चा बलवान ही अपनी शक्ति से सभी शत्रुओं और समस्याओं का समाधान कर सकता है। लीजुवान चुपचाप सिर हिलाता है। उसका सबसे बड़ा शिष्य हमेशा उसकी बातों का गहरा अर्थ समझ लेता है, जो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, मुझे भी समझ आ गया। मेंग चोंग के चेहरे पर भी समझदारी के भाव झलक रहे हैं। उन्हें ज्ञानोदय का अनुभव भी हुआ। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने अनुभव को मिलाकर अब उन्हें समझ आ गया था कि इन शत्रुओं से कैसे निपटना है। अगर वह इसे संभाल नहीं सकता तो बस किसी और को बलि का बकरा बना लो। जब तक वह दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और उसकी आत्मा को मिटा सकता है तब तक इतना ही काफी है। जब उसने पहली बार बदला लेने की ठानी तो उसने वू के सम्राट को निशाना बनाया। सब कुछ साफ सुथरा था, सभी को तलवार से मार डाला गया। लीजुवान को संतुष्टि महसूस हुई। उनके दूसरे शिष्य को भी बात समझ आ गई। दोनों शिष्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और उनके गुरु के रूप में उन्हें बेहद संतुष्टि महसूस होती है। गुरुजी, ब्लेडहॉर्न ने जिस आंतरिक क्षेत्र की मार्शल कलाओं की बात की है उन्हें 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे ऊपर क्यूई शोधन ग्रैंड मास्टर है, जो मार्शल कलाओं की आंतरिक क्यूई को परिष्कृत करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर से ऊपर ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। यह अलग क्यों है? जुयान ने अपने मन में उठ रहे संदेह के बारे में पूछा। गुरु द्वारा सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट में त्वचा, हड्डी और अंगों को परिष्कृत करना शामिल है। यह मार्शल आर्ट की नींव है, जिसे बुनियादी स्तर भी नहीं माना जाता, और मार्शल आर्ट का बुनियादी स्तर रक्त ऊर्जा ब्लड का क्षेत्र है। रक्त ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर सहजता का क्षेत्र है। आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर स्तर सहज क्षेत्र के समान है, जो ची को हवा में उड़ाने के लिए भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ये सहज सच्ची ची का अभ्यास नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट की आंतरिक ची का अभ्यास है। गुरुजी, हम यहाँ एक बंजर भूमि में हैं, जहाँ स्वर्गीय पृथ्वी लिंगजी नष्ट हो चुकी है और हम मार्शल आर्टिस्टों का अभ्यास नहीं कर सकते। आखिर चल क्या रहा है? ब्लेडहॉर्न के अनुसार बंजर भूमि वह स्थान है जहाँ स्वर्गीय पृथ्वी लिंगजी नष्ट हो जाती है और आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र होती है। बंजर भूमि में रहने वाले प्राणी लिंगजी रहित संसार में होने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। नहीं, वे आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर रहकर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। आध्यात्मिक तंत्र के नष्ट होने के कारण संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक हो गई है और उसे शरीर में निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इन सब बातों और गुरु द्वारा सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट में काफी अंतर है। दूसरी ओर मेंग चोंग ने अपने चेहरे पर जिज्ञासा का भाव लिए हुए सिर हिलाया। लीजुवान अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसकी निगाहें गहरी थीं। सीधे जवाब देने के बजाय उसने पूछा, शिष्य, ब्लेडहॉर्न के साथ अपने युद्ध में आपको उसकी शक्ति कैसी लगी? वह थोड़ा ताकतवर था, मैं लगभग उसका प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से यह मेरे अनुभव की कमी के कारण था। लेकिन वह भी घायल हो गया। जुयान ने कुछ देर सोचा, ब्लेडहॉर्न की ताकत का आकलन किया और फिर कहा, अगर मैं ब्लड क्यूई क्षेत्र की चरम अवस्था तक पहुंच जाऊं और ब्लेडहॉर्न को कोई चोट न लगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उससे नहीं हारूंगा और शायद उसे हरा भी दूंगा। लीजुवान मुस्कुराया और बोला, तुम अभी मार्शल आर्ट के प्रवेश द्वार रक्त ऊर्जा के क्षेत्र में ही हो, लेकिन वह तो पहले से ही ग्रैंड मास्टर है। जुयान दंग रह गई। जी हाँ, ब्लेडहॉर्न अब ग्रैंड मास्टर है और आंतरिक क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों में से एक है, जबकि वह अभी मार्शल आर्ट में प्रवेश ही कर रहा था, रक्त ऊर्जा क्षेत्र में। उसके जैसा नौसिखिया मार्शल आर्टिस्ट भी ग्रैंड मास्टर से लड़ सकता है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी कि असली मार्शल आर्टिस्ट कौन था। इसी क्षण जुयान को बात समझ आ गई। 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 5वीं कक्षा, 3वीं कक्षा, 1वीं कक्षा, ये सभी पर्याप्त रूप से गहन नहीं लगती। दूसरी ओर वह जिस चीज का अभ्यास करता था वह थी त्वचा को निखारना, हड्डियों को निखारना, अंगों को निखारना, हड्डियों को मजबूत करना और रक्त की ऊर्जा को प्रबल करना, जो प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। गुरुजी, मैं समझ गया, वे जो अभ्यास करते हैं वह नकली मार्शल आर्ट है। जुयान ने अचानक ज्ञानोदय का अनुभव करते हुए कहा, तो बात कुछ ऐसी है। मेंग चोंग भी समझ गया और ज्ञान भरी नजर से बोला, तो यह नकली मार्शल आर्ट है, इसलिए तथाकथित ग्रैंड मास्टर वास्तव में एक नकली जन्मजात प्रतिभा वाला है, जो असली जन्मजात प्रतिभा वाले से कहीं कमजोर है। इसीलिए तो वह मुझे एक ही वार में नहीं मार सका। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। ब्लेडहॉर्न जिस चीज का अभ्यास करता था वह असली मार्शल आर्ट नहीं थी और उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए वह उसे एक ही वार में नहीं मार सका। लीजुवान ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। ये बात उसके शिष्य ने खुद ही समझ ली थी। उसने कभी नहीं कहा था कि बाकी लोग जो अभ्यास करते हैं वह नकली मार्शल आर्ट है। निस्संदेह उनके द्वारा सृजित मार्शल आर्ट निस्संदेह नकली या छद्म नहीं थी। जो अधिक शक्तिशाली है वही वास्तविक मार्शल आर्ट है। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट अधिक शक्तिशाली थी। भविष्य की बात करें तो असली और नकली मार्शल आर्ट के बीच कोई विवाद होगा या नहीं, इस बात की लीजुवान को कोई परवाह नहीं थी। ब्लड ची क्षेत्र वास्तव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अनुरूप है। केवल ब्लड ची क्षेत्र की शक्ति आंतरिक क्षेत्र में शीर्ष 3 श्रेणियों के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में अधिक मजबूत है। आखिरकार जुयान जेड बोन फाउंडेशन का है, उसकी ताकत एक साधारण ब्लड क्यूई दायरे के व्यक्ति से कहीं अधिक है, इसलिए वह इन दायरे के ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर लड़ सकता है, जबकि अगर यह गोल्ड बोन फाउंडेशन का होता तो वह इन दायरे के ग्रैंड मास्टर के खिलाफ भी लड़ सकता था। लेकिन अगर उनके पास तांबे या लोहे की हड्डियों से बनी मजबूत रक्त ऊर्जा ब्लड ची की क्षमता न हो तो वे किसी ग्रैंड मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि वे फिर भी आंतरिक क्षेत्र के शीर्ष 3 श्रेणियों के मार्शल आर्टिस्ट से अधिक शक्तिशाली हैं। लीजुवान ने मन ही मन आकलन किया और यह उन दोनों के बीच शक्ति के अनुमानित अंतर का अंदाजा था।
आंतरिक क्षेत्र में चिशोधन ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में कहीं अधिक होती है। चिशोधन के महागुरु मार्शल आर्ट की आंतरिक ची का अभ्यास करते हैं। नाम अलग है, इसे सच्ची ची भी कहा जा सकता है। अंतर केवल मार्शल आर्ट के अभ्यास में है। उनके द्वारा विकसित सच्ची ची शक्ति, शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में सहज स्तर की सच्ची ची से निम्न स्तर की होती है। यद्यपि मैं अभी सहज ज्ञान के बुनियादी स्तर पर ही हूँ, फिर भी मेरी शक्ति आंतरिक जगत के महान गुरु से कम नहीं है। ली जुवान ने मन ही मन मार्शल आर्ट की दोनों प्रणालियों की तुलना और मूल्यांकन किया। रक्त ऊर्जा का क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र की ऊपरी 3 श्रेणियों के बराबर है। हालांकि रक्त ऊर्जा क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक क्षेत्र की ऊपरी 3 श्रेणियों के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अध्याय 80, अध्याय 75, असली मार्शल आर्ट बनाम नकली मार्शल आर्ट। कोष्टक। वास्तव में सहज क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र के ची संवर्धन ग्रैंड मास्टर के समान है। दोनों ही सच्ची ची का संवर्धन करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि सहज क्षेत्र की सहज सच्ची ची आंतरिक क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर की आंतरिक ची से अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए सहज क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोहे की हड्डी की नींव के साथ जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति में आंतरिक क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर्स की तुलना में थोड़ा कम अंतर होता है। सामान्य तौर पर वे ग्रैंड मास्टर्स की तुलना में 30 से 50% अधिक शक्तिशाली होते हैं। हालांकि जिनके पास तांबे की हड्डी, सोने की हड्डी, जैड की हड्डी है, वे कहीं अधिक मजबूत होते हैं। बेशक आंतरिक क्षेत्र में कमजोर और मजबूत दोनों तरह के ग्रैंड मास्टर भी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जन्मजात कौशल स्तर का मार्शल आर्टिस्ट अधिक शक्तिशाली होता है। जन्मजात क्षेत्र की नींव जितनी मजबूत होगी, दोनों के बीच शक्ति का अंतर उतना ही अधिक होगा। आंतरिक क्षेत्र में महान गुरु पहले से ही शिखर पर हैं। क्या महान गुरु से भी अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है? ब्लड एनहॉटेड ग्रैंड मास्टर स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट है और इन डोमेन डेमन सेक्ट के शक्तिशाली पुरुषों में से एक है। उसे इन रियल मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। भले ही महान गुरु से भी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हो, फिलहाल वे मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। जूयान और रक्त की पूर्णता प्राप्त करने के बहुत करीब है। एक बार जब जूयान जन्मजात क्षेत्र को पार कर लेगा तो मेरी शक्ति और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। जन्मजात अवस्था के बाद की अवस्था जल्द ही स्थापित की जानी चाहिए। एक बार जब वह अवस्था स्थापित हो जाए और जूयान जन्मजात अवस्था को पार कर ले तो मैं उसे जन्मजात अवस्था से ऊपर की साधना तकनीकें सिखाऊंगा। ली जुवान ने मन ही मन सोचा कि आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट की दुनिया से उसे कोई खास खतरा नहीं है। मेंग चोंग द्वारा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू करने के बाद गोल्डन फिंगर से मिली प्रतिक्रिया ने भी उनकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद की। गुरुजी, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित स्वर्गीय पृथ्वी लिंग जी कम हो गई है, जिसके कारण यहां मार्शल आर्टिस्टों का अभ्यास करना असंभव हो गया है। हम क्या कर सकते हैं? मार्शल आर्ट के बीच के अंतरों के बारे में पहले ही जवाब दिया जा चुका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल आर्टिस्टों को प्रशिक्षित करने में असमर्थता का मुद्दा अब हमारे सामने है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें साधना करने के लिए आंतरिक क्षेत्र में जाना पड़े? हालांकि वह भीतरी क्षेत्र में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन समय अनुकूल नहीं था। उसके माता पिता और परिवार सीमावर्ती क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए बहुत कमजोर थे। आप तो पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट हैं, ली जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। चौंक कर जूयान ने अपना सिर पटका और कहा, हाँ, मैं पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लेकिन फिर ब्लड एनहॉटेड ने ऐसा क्यों कहा कि सीमावर्ती इलाकों में जहाँ स्वर्गीय पृथ्वी लिंग जी का अभाव है, वहाँ मार्शल आर्टिस्टों का विकास नहीं हो सकता? वह पहले ही ची और रक्त क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मार्शल आर्ट के मार्ग पर चल पड़ा था। उसकी आगे की साधना में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल होगी। उसे सहज क्षेत्र को पार करने के लिए प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। गुरुजी, रक्तहीन के शब्दों के अनुसार यदि स्वर्गीय पृथ्वी लिंग जी अनुपस्थित है और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करना संभव नहीं है, तो क्या मैं यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में सहज क्षेत्र को पार करने में असमर्थ हूँ? जूयान कुछ चिंतित लग रही थी। ब्लड एनहॉटेड का यही निष्कर्ष है और वे इसी तरह से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। आप आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जूयान को चिंतित देखकर ली जुवान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यदि स्वर्गीय पृथ्वी लिंग जी अनुपस्थित हो तो क्या होगा? आप स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले सेतु का काम कर सकते हैं। आपको पूरक के रूप में स्वर्गीय पृथ्वी लिंग जी की आवश्यकता क्यों है? ये सुनकर जूयान चौंक गया। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, अब मुझे समझ आया, तो बात ऐसी है। स्वर्ग और पृथ्वी का सेतु, इसलिए सहज जगत को पार करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सेतु का संबंध आवश्यक है। इसका अर्थ है स्वयं एक सेतु के रूप में कार्य करना, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ना, प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना और उत्सर्जित करना। यही वास्तविक मार्शल आर्ट है। साधना करने के लिए आपको बाहरी स्वर्गीय पृथ्वी लिंग जी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो आंतरिक क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का एक गलत तरीका है। अच्छा हुआ कि आप समझ गए। ली हुआन ने सिर हिलाया। अनंत पर्वतों की ओर देखते हुए, आंतरिक क्षेत्र किस प्रकार की दुनिया है? आंतरिक क्षेत्र से असाधारण प्रतिभा वाले प्रशिक्षुओं को ढूंढना आसान हो जाना चाहिए, है ना? ली जुबान कुछ इस तरह सोच रही थी। ब्लड एनहॉटेड सीमावर्ती इलाकों में भाग गया। संभवतः जल्द ही आंतरिक क्षेत्र को ब्लड एनहॉटेड के पदचिह्नों का पता चल जाएगा। हो सकता है कोई उसे पकड़ने के लिए सीमावर्ती इलाकों में आ जाए। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र विशेष हैं। ब्लड एनहॉटेड यहाँ इसलिए भागा क्योंकि वह रक्त के सार का सेवन करके साधना कर सकता था। सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले अन्य मार्शल आर्टिस्ट यदि वे अत्यधिक मात्रा में रक्त का सेवन कर लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य लाभ बहुत धीमा हो जाता है। अन्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए वे जल्दबाजी में उसे मारने नहीं आते। लेकिन ली जुबान को यकीन था कि ऐसे लोग जरूर होंगे जो उसका पीछा करेंगे। फिर उन्होंने कहा, ब्लड एनहॉटेड आंतरिक क्षेत्र से आया है, निश्चित रूप से अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ आएंगे। जूयान और मेंगचोंग अचंभित रह गए। मैं 1 महीने के अंदर मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना चाहता हूँ, मेंगचोंग ने मुट्ठी भींचते हुए दृढ़ता से कहा। वह दोबारा ब्लड एनहॉटेड के हाथों लगभग मारे जाने की निराशा का अनुभव नहीं करना चाहता था।
मेंग चोन प्रशिक्षण के लिए चले गए। वह कॉपर बोन की बाधा को पार कर चुका था और अब गोल्ड बोन की खेती कर सकता था। गोल्ड बोन के बाद डायमंड ल्यूसेंट बोन की खेती बाकी थी। जुयान ने अपने गुरु की ओर देखा, उसकी निगाहें दृढ़ थीं और उसने कहा, गुरुजी, शिष्य तलवारबाजी सीखना चाहता है। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम वाकई बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है। निर्दयी रक्त की तलवारबाजी वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से लड़ना शुरू किया तो यह उसके लिए एक बड़ा खतरा साबित हुई। अगर उसे तलवारबाजी आती तो क्या वह पीछे रह जाता? ली जुवान को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। जब उसने पहली बार जुयान को देखा था तभी उसने उसकी कमर पर लटकी हुई तलवार को देखा था। हालांकि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और डिसेंडिंग ड्रैगन पाम सीख चुका था, फिर भी वह अक्सर अपनी कमर पर तलवार रखता था। इससे पता चलता है कि उसे तलवार से कितना प्यार था। सम्राट ची के खजाने से उन्हें एक अनमोल तलवार मिली। इस बार राजधानी जाने की जल्दी में वे उसे अपने साथ नहीं लाए। ली जुवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। ली जुवान ने अपने दोनों शिष्यों को साधना और युद्ध कौशल सिखाने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। जुयान हथेली और तलवार दोनों तकनीकों का अभ्यास करता था और दोनों में ही उसका कोई मुकाबला नहीं था। मेंग चोन की बात करें तो वह मुक्केबाजी और तलवारबाजी दोनों तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते थे और दोनों में ही शिखर पर पहुंच गए थे। अन्य मार्शल कौशल और साधना तकनीकों की बात करें तो अभ्यास के दौरान शिष्यों को स्वयं उन्हें समझना होगा। वह प्रत्येक शिष्य के लिए एक फ्रेम बनाते थे और वे उस फ्रेम के अंदर अपनी इच्छानुसार कुछ भी भर सकते थे। जब शिष्यों के लिए आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आया तो वे आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट के सार को आत्मसात कर सकते थे और उसे अपने ढांचे में समाहित कर सकते थे, जिससे वह उनकी अपनी बन जाती थी। इसके अलावा आंतरिक लोक की मार्शल आर्ट साधना तकनीक के साथ उनके पास एक संदर्भ बिंदु था। इससे उन्हें आगे की तकनीकों को विकसित करने में आसानी हुई ताकि वे दिशाहीन न रह जाएं। हालांकि एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसे उसे गंभीरता से लेने की जरूरत थी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भविष्य में वह जो भी तकनीक विकसित करे वह आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। केवल इसी तरह से वह अपनी शिक्षाओं को एकमात्र सच्चे मार्शल आर्ट के रूप में स्थापित कर सकता था। अगर मेरी मार्शल आर्ट फैल गई तो छी। ली जुवान को अचानक एहसास हुआ कि अगर उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया गया तो यह अनिवार्य रूप से मौजूदा आंतरिक क्षेत्र की मार्शल कलाओं का स्थान ले लेगी। इससे सैद्धांतिक विवाद छिड़ जाएगा। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, मुझे कम से कम तब तक सतर्क और धैर्यवान रहना होगा जब तक कि मुझे एक शक्तिशाली शिष्य न मिल जाए। ली जुवान ने निर्णय लिया। प्रामाणिकता के बारे में समय से पहले बहस शुरू करने से एक बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है जिसका सामना वह अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उनका लक्ष्य तकनीक विकसित करना, प्रतिभाशाली शिष्यों को प्रशिक्षण देना, खुद को मजबूत बनाना और अजेय बनना था। उसे ऐसे विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए जो मजबूत बनने की दिशा में उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करें। मैं सीमावर्ती इलाकों से शुरुआत कर सकता हूँ। ली जुवान ने योजना बनाना शुरू कर दिया था। वह सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देकर शुरुआत कर सकता है और एक बार जब उनकी शक्ति में सुधार हो जाए तो वे आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे उसकी शिक्षाओं का प्रसार कर सकते हैं। अगर प्रामाणिकता को लेकर कोई बहस भी छिड़ती तो वह पृष्ठभूमि में रहकर घटनाओं को घटते हुए देख सकता था। स्वाभाविक रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों से योद्धा अपने मार्शल आर्ट की रक्षा के लिए मौजूद होंगे। बेशक ये सिर्फ एक सामान्य विचार था। इसे लागू किया जा सकता है या नहीं, इसे कैसे लागू किया जाएगा और क्या इसे लागू किया जा सकता है, ये तो अभी देखना बाकी था। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि वह खुद मजबूत बने और अपने शिष्यों को भी जल्द से जल्द मजबूत बनने में मदद करें। अपने शिष्यों की क्षमताओं को बढ़ाकर और उन्हें अपने द्वारा विकसित तकनीकों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए प्रेरित करके ही वह अधिक ठोस पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। उसने उत्सुकता से उसके फैसले का इंतजार कर रही जुयान की ओर देखा। ली जुवान ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जुयान के साथ हुई लड़ाई से मिले लाभों पर विचार करने और उन्हें आत्मसात करने के लिए थोड़ा समय लो। तुम कल मुझसे मिलने आ सकते हो? जी हाँ गुरुजी, जुयान ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। गुरुजी, मुझे डोंगोहे काउंटी वापस जाना होगा। वह अपनी कीमती तलवार डोंगोहे काउंटी स्थित अपने घर पर ही छोड़ आया था। ठीक है, ली हुआन ने सिर हिलाया। जुयान जल्दी से वहां से चली गई। ली जुवान ने गहन साधना में लीन मेंग चोन पर एक नजर डाली, फिर शी एर की ओर मुड़ी जो अभी अभी लौटी थी और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। तुम मेंग चोन के लिए भोजन तैयार कर लो। जी हाँ मेरे स्वामी, शी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ली जुवान अपनी कुर्सी से उठा, एक हाथ में जू वुक्सिन से मिली लंबी छुरी और दूसरे हाथ में जू वुक्सिन द्वारा छोड़ा गया थैला पकड़े हुए और अपने कमरे में चला गया। उसने जानबूझकर यह बैग अपने पास रखा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने लंबी छुरी को एक तरफ रख दिया। यह कोई साधारण लोहे का हथियार नहीं था, यह एक अनमोल छुरी थी जिसमें सच्ची ऊर्जा समाहित थी। उसने थैला खोला तो उसमें खून से सनी एक छोटी सी पुस्तिका मिली। उसे देखते ही उसे समझ आ गया कि यह कोई आम चीज नहीं है, जू वुक्सिन द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक। ली जुवान बहुत खुश थी। वाकई इससे लाभ होने की संभावना थी। उसने छोटी पुस्तिका निकाली। थैले के अंदर 2 सफेद रंग के क्रिस्टल थे। ली जुवान ने उन्हें बाहर निकाला और महसूस किया कि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है। यह अवश्य ही आंतरिक जगत के आध्यात्मिक पत्थर या आध्यात्मिक क्रिस्टल होंगे। आंतरिक क्षेत्र में दिव्य पृथ्वीलिंग जी की उपस्थिति को देखते हुए, जो एक सौम्य आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा युक्त रत्नों की उपस्थिति केवल तार्किक थी। जिन रत्नों में आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित होती थी वे या तो आध्यात्मिक पत्थर कहलाते थे या आध्यात्मिक क्रिस्टल। हालांकि ये स्पष्ट था कि ये बेहद दुर्लभ थे। आखिरकार ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट जू वुक्सिन के पास केवल 2 स्पिरिट क्रिस्टल थे। वह उपचार के लिए स्पिरिट क्रिस्टल पर नहीं बल्कि अपने स्वयं के रक्त के सार पर निर्भर था, इसलिए उपचार के उद्देश्यों के लिए क्रिस्टल को समाप्त करने में उसे कोई समस्या नहीं थी। अंततः स्पिरिट क्रिस्टल की दुर्लभता का मतलब यह था कि उनके जैसे ग्रैंडमास्टर के पास भी बहुत सारे क्रिस्टल नहीं थे। चैप्टर 82। बैग में सिर्फ एक पुस्तिका और 2 स्पिरिट क्रिस्टल थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ली जुवान के चेहरे पर निराशा के भाव थे। ब्लड डेमन बहुत ही कंजूस था। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। एक शैतान साधक के रूप में क्या तुम्हारे लिए हत्या और लूटपाट करना सामान्य बात नहीं है?
तुम लगभग सीमावर्ती जंगल की ओर भाग रहे हो, क्या वहां उपयोग के लिए कुछ खजाने लूट लेना बुद्धिमानी नहीं होगी? कितनी बड़ी बर्बादी! अगर तुम राख भी बन जाओ तो भी कोई अन्याय नहीं होगा। उसने बैग पर नजर डाली। यह एक साधारण बैग से ज्यादा कुछ नहीं था, निश्चित रूप से उन स्टोरेज बैगों में से एक नहीं था। बिना सोचे समझे उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या आंतरिक लोक में भंडारण थैलों जैसी वस्तुएं होती हैं। उसने आह भरी और सोचने लगा कि क्या उसे कलाकृतियों को परिष्कृत करने की प्रतिभा वाले किसी शिष्य को ढूंढना चाहिए और उसके अध्ययन के लिए कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीकों का एक सेट तैयार करना चाहिए ताकि वह भंडारण थैलियों जैसी चीजें बना सके। लेकिन मुझे कलाकृतियों को परिष्कृत करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। नए निर्देशों का एक नया सेट तैयार करना शायद बहुत बड़ी चुनौती होगी। शायद मुझे आंतरिक लोक में जाना चाहिए, वहां कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कुछ तकनीकें ढूंढनी चाहिए और उनके आधार पर एक उत्तम सेट तैयार करना चाहिए। शायद केवल आंतरिक लोक में ही ऐसी असाधारण कलाकृति शोधन प्रतिभाएं हो सकती हैं, है ना? ये विचार ली जुबान के दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन कलाकृतियों को परिष्कृत करना स्वयं को मजबूत बनाने जितना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यह अभी जरूरी नहीं है। वह इंतजार कर सकता है और देख सकता है कि क्या उसे बाद में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल सकता है। उसने स्पिरिट क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया, फिर उसने धधकते लाल रंग के पर्चे पर नजर डाली। जब मैंने उसे खोला तो उस पर 4 शब्द दिखाई दिए, रक्त दानव दुष्ट शास्त्र। पहली नज़र में तो यह निश्चित रूप से दानव साधना की तकनीक लगती है। हालांकि लीजुवान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह इन तकनीकों को सीधे तौर पर सीखने वाला नहीं था। वह केवल आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट को समझने के लिए कुछ संदर्भ प्राप्त करना चाहता था। क्या ये वास्तव में एक अपूर्ण धर्मग्रंथ है? लीजुवान काफी हैरान थी। ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर अधूरा था और उसके कुछ हिस्से खो गए थे, केवल उसके अंश ही बचे थे। अपूर्ण होने के बावजूद इसने ब्लड डेमन को ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचाया और उससे भी आगे बढ़कर ग्रेट ग्रैंड मास्टर बना दिया। इसलिए क्या संपूर्ण रक्त दानव दुष्ट शास्त्र को महान ग्रैंड मास्टर से ऊपर के स्तर तक विकसित किया जा सकता है? जब ली जुबान ने द ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर पढ़ा तो उसने पाया कि यह वास्तव में एक राक्षसी साधना तकनीक थी जो सार और रक्त को अवशोषित और परिष्कृत करने के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसमें आत्मा मजबूती मूल सिद्धांत के रूप में थी। सार और रक्त जितना अधिक शुद्ध और प्रचुर मात्रा में होगा उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी वजह से ब्लड डेमन ने मेंगचोन को निशाना बनाया था। इसमें विशेष रूप से रक्त दानव दुष्ट शास्त्र के लिए गुप्त तकनीकें भी शामिल थीं। रक्तभक्षी भूत धागा, जिसका उपयोग सार और रक्त को अवशोषित करने के लिए किया जाता था। इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। ली जुबान पढ़ते हुए आश्चर्यचकित रह गया। रक्त दानव दुष्ट शास्त्र ने उसे कुछ प्रेरणा प्रदान की। उदाहरण के लिए सार और रक्त को अवशोषित करने की तकनीक और रक्तभक्षी भूत का धागा। बेशक वह ऐसी तकनीक विकसित नहीं करेगा जो सार और रक्त को अवशोषित करती हो, लेकिन वह इसका उपयोग संदर्भ के रूप में करके और भी अधिक सूक्ष्म और धार्मिक साधना तकनीकें बना सकता है। मार्शल आर्ट की नई प्रणाली धीरे धीरे आकार ले रही है। ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद ली जुबान के मन में कुछ नए विचार आए। शारीरिक मार्शल आर्ट के अलावा मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए एक नई प्रणाली हो सकती है। हालांकि यह अभी अपूर्ण है और फिलहाल केवल एक विचार मात्र है। इसके अलावा इसे पूरी तरह से समझने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की भी आवश्यकता थी। ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर को आंतरिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली शैतानी साधना तकनीक माना जाता है। हालांकि ग्रैंड मास्टर्स के बीच ब्लड डेमन कमजोर नहीं है, फिर भी ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर उन अंधकार में और दुष्ट तकनीकों की श्रेणी में आता है जिन्हें ची और रक्त द्वारा दबाया जा सकता है। ची और रक्त की अवस्था अग्नि के समान उग्र है, जो रक्त दानव दुष्ट शास्त्र की अंधकार में और बुरी आभा को पूरी तरह से दबाने में सक्षम है। यदि वे एक ही क्षेत्र में लड़ते तो रक्त दानव दुष्ट शास्त्र का अभ्यास करने वाला एक मार्शल आर्टिस्ट लगातार दबा हुआ रहता। हालांकि उनके लिए ची और रक्त बेहद आकर्षक होते हैं। ब्लड डेमन मेंगचोन के सार और रक्त के लिए इतना उत्सुक क्यों था? वजुयान के सार और रक्त के लिए इतना उत्सुक क्यों था? ठीक इसी कारण से ची और रक्त से लैस मार्शल आर्टिस्टों में आंतरिक क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में अधिक शक्ति और शुद्ध सार और रक्त होता था, और वे रक्त दानव दुष्ट शास्त्र के अभ्यासकर्ताओं के लिए महान अमृत के समान प्रतीत होते थे। ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद ली जुबान ने इसकी पूरी सामग्री को बिना एक भी शब्द छोड़े याद कर लिया। उसके मन में एक विचार आया और रक्त दानव की दुष्ट पुस्तक धूल में बदल गई और गायब हो गई। यकीनन वह इस शैतान साधना तकनीक को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन वह लापरवाही से या भूलकर इसे यहीं छोड़ दे और कोई इसे उठा ले, तो क्या इसे एक नए शैतान साधक का जन्म नहीं हो जाएगा? सीमावर्ती बीहड़ इलाके में मार्शल आर्टिस्ट पैदा करना भले ही असंभव हो, फिर भी कोई व्यक्ति ब्लड डेमन एविल स्क्रिप्चर के माध्यम से सार और रक्त को अवशोषित करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। ये सच है कि स्वर्गीय और सांसारिक लिंग जी के कमजोर होने के कारण सीमावर्ती जंगल में सीमा को तोड़ना असंभव है, लेकिन फिर भी किसी की क्षमताओं को आंतरिक क्षेत्र में 5वें या 6ठे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। इससे सीमावर्ती वन्य क्षेत्र में निश्चित रूप से परेशानी उत्पन्न होगी। बेहतर होगा कि जैसे ही उसे मैनुअल याद आ जाए उसे छुटकारा पा लिया जाए, ताकि उसे उसके इधर उधर पड़े रहने की चिंता न करनी पड़े। युनशान काउंटी के बाहरी जंगल में ली जुबान ने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था और वह दूर आकाश की ओर देख रहा था। जुयान सम्मानपूर्वक उसके पीछे खड़ी थी, उसके हाथ में तलवार थी। शिष्य, तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक शिक्षक के रूप में मैं मार्ग बताता हूँ, विधि नहीं। इसलिए मैं तुम्हें तलवारबाजी का नहीं बल्कि तलवार चलाने का मार्ग सिखा रहा हूँ। ली जुबान ने लापरवाही से पेड़ की एक शाखा तोड़ी और गंभीरता से कहा, जैसा कि मैं हमेशा जोर देता हूँ, साधना का अर्थ है उसके सच्चे इरादों को समझना और जानना, और तलवार साधना भी यही है। ध्यान से देखो। हाँ मास्टर। जुयान बेहद उत्साहित थी। ली जुबान के हाथ में शाखा को हल्के से हिलाने से ही सच्ची ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने सीधे एक विशाल पेड़ में छेद कर दिया। जुयान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। गुरुजी की तलवारबाजी? नहीं, तलवारबाजी की कला अत्यंत शक्तिशाली है। वे एक शाखा को भी सहजता से हिलाकर रक्त दानव की तलवार की आभा से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शाखा को हाथ में लेकर उसका स्पर्श महसूस करने के बाद ली जुबान उसे घुमाने लगा।
उसकी आदिम वास्तविक ऊर्जा शाखा के चारों ओर लिपट गई, जिससे वह अत्यंत उग्र दिखाई देने लगी। वास्तव में वह बस उसे यूं ही बेतरतीब ढंग से घुमा रहा था। ये केवल उसकी अविश्वसनीय रूप से मजबूत आदिम वास्तविक ची के कारण ही संभव हो पाया कि इसने इतनी शक्तिशाली और भयंकर गति प्रदर्शित की। बेशक इसे पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से किया गया प्रहार नहीं माना जा सकता। वार करना, छुरी मारना, उठना, क्षैतिज प्रहार करना, पहुंचना आदि जैसी तकनीकें कुशलतापूर्वक प्रदर्शित की जा रही थीं। कुछ देर तक बेतरतीब ढंग से झूलने के बाद ली जुवान ने शाखा को नीचे रख दिया और गहरी आवाज में पूछा, शिष्य, क्या तुम्हें सब याद आ गया है? अध्याय 83, अध्याय 76, गुरु मार्ग सिखाते हैं लेकिन। जुयान ने उत्साह से सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। सब कुछ? ये सही नहीं है। ली जुवान ने पेड़ की शाखा को एक बार फिर उठाया, गंभीर स्वर में बोला, शिष्य, ध्यान से देखो और याद रखो। मैं तुम्हें तलवारबाजी का ज्ञान दे रहा हूँ, तलवारबाजी का नहीं। इसका सही अर्थ समझो। ये कहते हुए उसका हाथ पेड़ की शाखा को फिर से आकार देने लगा, लेकिन इस बार बहुत धीमी गति से। इस बार वह इसे अपने पिछले जीवन की ताइची तलवार शैली के अनुसार आकार दे रहा था। अंतर यह था कि उसने इसे सहज सच्ची ची से संवर्धित किया। ये धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो तलवार की ऊर्जा की एक धारा उसके चारों ओर घूम रही हो। उसके घूमने के साथ ही इसमें काफी तीव्र गति उत्पन्न हो रही थी। जुयान बिना पलक झपकाए घूरता रहा, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। इतनी धीमी गति क्यों? इतनी धीमी गति से दुश्मन पर हमला कैसे किया जा सकता था? ली जुवान द्वारा शाखा को आकार देने के बाद उन्होंने फिर पूछा, शिष्य, क्या तुमने इसे याद कर लिया है? गुरुजी, मैंने ये सब याद कर लिया है। और पिछला वाला? ये भी याद है। इस शिष्य की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है, यह एक ही बार में सब कुछ याद कर लेता है। शिष्य, फिर से देखो। ली जुवान ने एक बार फिर शाखा को घुमाया। इस बार शाखा अत्यंत तेजी से हिली, तेजी से लहराई और फिर पीछे हट गई। याद आ गई। इस समय जुयान कुछ हद तक हैरान थी। तलवार की चाल हर बार अलग क्यों होती है? स्मरण करो, याद किया गया। जुयान ने सिर हिलाया। और पिछला वाला? याद है, लगभग 90% याद है। जुयान अचंभित रह गई। उसने पहले सीखे तलवार चलाने के जटिल दांव पेच पूरी तरह से याद कर लिए थे, लेकिन तलवारबाजी के पहले चरण का उसे केवल 90% ही याद था। दरअसल वह कुछ दांव भूल ही गया था। मैं ये बात क्यों भूल गया? जुयान बेहद परेशान थी। हालांकि ली जुवान प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश शिष्य, फिर से देखो। और इसी के साथ वह एक बार फिर चित्र बनाने के लिए निकल पड़े। जुयान मन ही मन उलझन में था। मैं भूल गया, मैंने सब कुछ याद नहीं किया। और फिर भी गुरुजी ने अच्छा कहा। शिष्य, क्या तुमने इसे याद कर लिया है? शाखा को रखने के बाद ली जुबान ने पूछा। मुझे वे सब याद नहीं थे। जुयान ने शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। उसका ध्यान भटक गया था और वह गुरु द्वारा पहले दिखाए गए तलवारबाजी के दांव पेच भूल गया था। शाबाश शाबाश शिष्य, तुमने तलवार के मार्ग को समझने में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ली जुबान ने संतोष के साथ कहा। क्या? जुयान असमंजस में था। उसे तलवार चलाने की चालें याद नहीं आ रही थी, तो वह तलवार के नियम को समझने के करीब कैसे पहुंच सकता था? ये सही नहीं है। मुझे गुरु के शब्दों का गहरा अर्थ समझ में नहीं आया होगा। विचारों में डूबे हुए जुयान अपनी प्रभावशाली तर्क क्षमता का प्रयोग कर रहे थे। गुरु ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वे केवल दाव का ज्ञान दे रहे हैं, विधि का नहीं। वे मुझे तलवारबाजी का दाव सिखा रहे हैं, तलवारबाजी का नहीं। वह चाहते हैं कि मैं इसका सही अर्थ समझूं, दाव को जानूं, न कि तलवारबाजी को रटूं। इसलिए मुझे तलवार की चालों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तलवार की चालों को भूल जाना, तलवार की चालों से बंधे न रहना, किसी रूप में स्थिर न रहना, सब कुछ एक साथ मिला देना और अपने दिल की बात मानना। उसी क्षण जुयान को लगा कि वह गुरु के शब्दों का गहरा अर्थ समझ गया है। उसके मन में गुरु द्वारा अभी अभी प्रदर्शित तलवारबाजी के करतबों की याद आने लगी, तेज, धीमी, उग्र, पेचीदा। धीरे धीरे तलवार चलाने की पिछली और बाद की चालें उसके दिमाग में आपस में घुल मिल गईं। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में तलवारबाजी की एक नई शैली विकसित हो रही हो। मुझे भूलना सीखना होगा, जुयान ने मन ही मन खुद को फटकारा। गुरुजी, मैं तो इसका आधा हिस्सा भूल ही गया हूँ। जुयान ने अपनी बात रखी। अच्छा, ली जुबान बेहद खुश था। इस शिष्य ने ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली थी, ये वाकई एक अच्छा संकेत था। इससे संकेत मिलता है कि उसने तलवारबाजी के ज्ञान को समझने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया था। जुयान के पास तलवारबाजी की अद्भुत प्रतिभा थी और वह भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। शिष्य, अभ्यास जारी रखो। ली जुबान ने दोबारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस बार वह जो दिखा रहा था वह स्वाभाविक रूप से पिछली बार से अलग था। दरअसल उनके द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक चाल सोच समझकर की गई थी। पहले उन्होंने तलवारबाजी का एक कठोर प्रदर्शन किया, फिर ताइची की तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, धीमी गति से लेकिन ताइची की लय में कदम रखते हुए। तीसरी बार तो काम जल्दी हो गया, चौथी बार थोड़ा मुश्किल था और यह पांचवी बार तो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। उसने धीमी से लेकर तेज गति तक, सामान्य से लेकर जटिल तक सब कुछ प्रस्तुत किया था और स्वाभाविक रूप से ये सब समझना जुयान का काम था। गुरुजी, मैं तो इसका आधा हिस्सा भूल ही गया हूँ। देखने के बाद जुयान ने अपनी बात रखी। द्वितीय, अच्छा, फिर से देखो। ली जुबान ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। उसने लगातार कई बार प्रदर्शन किया और जुयान ने असमंजस, चिंतन और एहसास के मिले जुले भावों के साथ उसे देखा। उसके दिमाग में तलवार चलाने की सारी चालें एक बार फिर से फेरबदल हो गईं, आपस में मिल गईं, पुनर्व्यवस्थित हुईं और दोहराई गईं। उसके मन में तलवारबाजी की कुछ कलाओं का विचार उभरने लगा। ली जुबान वहीं खड़े होकर अपने शिष्य को अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए देख रहे थे। समय लगभग अनुकूल था। अपने शिष्य को स्वॉर्ड दाव के उस क्षेत्र के बारे में विस्तार से समझाना चाहिए ताकि वह उससे स्वॉर्ड दाव को बेहतर ढंग से समझ सके। यदि यह सफल रहा तो यह एक और बड़ी उपलब्धि होगी। जुयान ने अपनी आंखें खोली। वह थोड़ा हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अराजकता के दौर से गुजर रहा हो। तलवारबाजी के कई उलझे हुए विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन वह कोई दिशा नहीं ढूंढ पा रहा था।
तलवारबाजी में अपूर्णता के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह गलत रास्ते पर है। अपने गुरु से मिली तलवारबाजी की तकनीकें वह भूल चुका था। उसे याद नहीं था कि मूल तलवारबाजी की तकनीकें कैसे की जाती थीं। गुरुजी, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, ली जुबान ने संतुष्टि से कहा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तुम तलवारबाजी की कला को समझने से ज्यादा दूर नहीं हो। प्रेरणा का एक झटका। ये सुनकर जुयान का मनोबल फिर से बढ़ गया और उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें जो सिखाया है वह तलवार विद्या है। दुनिया में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन तलवार विद्या को समझने वाले कुछ ही हैं। तलवार विद्या को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले केवल तलवार चलाने की सीमाओं से मुक्त होना होगा। तलवारबाजी या तलवार चलाने की कला को अपने ऊपर हावी न होने दें। ली जुबान ने अपना शरीर एक तरफ घुमाया और ऊपर की ओर देखने लगा। उसके रहस्यमय आभास में और भी निखार आ गया था, जिससे वह एक गहन गुरु की तरह लग रहा था। जुयान का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। मेरे द्वारा प्रदर्शित तलवारबाजी की तकनीकों और चालों को भूल पाने की क्षमता ये दर्शाती है कि आप में तलवारबाजी के लिए आवश्यक क्षमता है और आप केवल तलवारबाजी की तकनीकों और चालों तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। यदि आप तलवार के मार्ग को समझना चाहते हैं तो केवल वही लोग तलवार के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं जिन्हें तलवार के हृदय की स्पष्ट समझ हो। ली जुबान ने गहरी आवाज में कहा, तलवार हृदय। जुयान अचंभित रह गया और आदरपूर्वक पूछा, गुरुजी, स्वॉर्ड हॉट क्या है? तलवार हृदय तलवार दाव की नींव है। जिन्होंने तलवार दाव प्राप्त कर ली है, हृदय तलवार के मार्ग की तकनीकों और चालों की सीमाओं को पार करके तलवार के मार्ग की निर्मल प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तलवार हृदय का अर्थ है तलवार दाव का निर्मल हृदय। एक बार जब आप किसी भी तलवार की तकनीक और तलवार की चाल को महज एक नज़र में समझ सकते हैं, उनकी ताकत और कमजोरियों को देख सकते हैं। पहली नज़र में ही आप तलवार की तकनीकों और चालों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए और उन्हें अपना बना लेना चाहिए। ली जुबान ने जुयान को तलवार दाव पर आधारित अपनी विशेष साधना रणनीति तलवार हृदय की स्पष्टता के बारे में समझाया। जुयान अत्यंत भावुक हो गया। तलवार हृदय की स्पष्टता। तलवार दाव का एक निर्मल हृदय एक नज़र में किसी भी चाल की कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकता है। इच्छानुसार कोई भी चाल चुन सकता है और उसे अपने लाभ के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है। उसके मन में तलवार चलाने की वे तकनीकें उभर आई जो उसके गुरु ने उसे सिखाई थीं। धीरे धीरे उसने खुद को अपने गुरु की तकनीकों से चालें निकालते हुए, उन्हें आपस में जोड़ते हुए, एकीकृत करते हुए, परस्पर जोड़ते हुए देखा। फिर भी वास्तव में तलवारबाजी का एक पूर्ण सेट नहीं बना पा रहा था। यदि वह तकनीकों में महारत हासिल कर ले, उन्हें पूर्णतया संयोजित कर ले और तलवारबाजी का एक ऐसा सेट तैयार कर ले जो उसका अपना हो, जिससे वह जब चाहे किसी भी चाल का प्रयोग कर सके, क्या इससे स्वॉर्ड हॉट की स्पष्टता प्राप्त हो जाएगी? उसे कुछ समझ आ गई थी और उसने कहा, गुरुजी, तलवार हृदय की स्पष्टता का अर्थ है कि भले ही मेरे पास तलवार चलाने का कोई कौशल या चाल न हो, दूसरों की तलवार तकनीकें मेरी हैं, दूसरों की तलवार की चालें मेरी तलवार की चालें हैं। मेरे विरोधियों की तलवारबाजी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट है। मैं उनकी कमजोरियों को आसानी से देख सकता हूं और उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का अनुमान लगा सकता हूं। ली जुबान बेहद खुश थी। जुयान स्वॉर्ड हॉट के रहस्य को समझने के करीब थी। स्पष्टता। उनके द्वारा परिकल्पित तलवार दाव क्षेत्र अंततः आकार ले रहा था। सरल शब्दों में कहें तो बात कुछ इस तरह है। ऐसा कर पाने का मतलब है कि आपने स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी की बुनियादी बातों में प्रवेश कर लिया है। ली जुबान ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। जुयान गहरी सोच में डूबी हुई थी। मेरे बेटे, स्वॉर्ड हॉट की स्पष्टता ऐसी चीज है जिसे केवल समझा जा सकता है। एक बार जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम बुनियादी बातों में प्रवेश कर जाते हो। अगर तुम इसे नहीं समझते तो बस इतना ही है। ली जुबान ने गंभीरता से कहा। उसने कभी स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी हासिल नहीं की थी। ये तो बस उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। इसे कैसे हासिल किया जाए, इसकी विधि क्या है, उसे कैसे पता चलेगा? उनके शिष्य को अपनी असाधारण क्षमता पर भरोसा करना होगा ताकि वह कमियों को पूरा कर सके और अपनी असाधारण समझ का उपयोग करके स्वयं ही समझ सके। मेरे बालक, सबसे पहले तुम्हें अपने तलवार हृदय को शुद्ध करना होगा। जब तुम्हारा तलवार हृदय शुद्ध हो जाएगा तभी तुम स्पष्टता प्राप्त कर पाओगे और तलवार की तकनीकों और चालों से बंधे नहीं रहोगे। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ सकते हैं। ये कहकर ली जुबान जंगल से चला गया और जुयान को अकेले ही अपने ज्ञान को और गहरा करने के लिए छोड़ दिया। अध्याय 84। अध्याय 77। जुयान ने तलवार के सिद्धांत को समझा। तलवार का हृदय स्पष्ट हुआ। जंगल में केवल जुयान ही बची थी। वह जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। तलवार के निशान हर जगह फैले हुए थे और पेड़ों में अनगिनत छेद किए गए थे। पेड़ों को करीने से काटकर जमीन पर रख दिया गया था। उन्हें दर्जनों टुकड़ों में काट दिया गया था। तलवारबाजी और तलवार चलाने के कुछ अस्पष्ट निशान देखे जा सकते थे। जैसे जैसे जुयान देखता गया उसे कुछ समझ आने लगा, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में तलवारबाजी का एक ऐसा अराजक दृश्य उभर आया जिसे उसके गुरु ने कभी प्रदर्शित किया था, लेकिन वह उन्हें भूल चुका था। नहीं, ऐसा नहीं था कि वह भूल गया था, लेकिन वह तलवार चलाने की गति का क्रम और कौन सी गति किस प्रदर्शन से मेल खाती है, ये भूल गया था। उसके दिमाग में उलझी हुई तलवार घूमती है और उसके आसपास के निशान भी दिखाई देते हैं। वे एक दूसरे की पुष्टि करते रहे, तभी अचानक एक विशेष चाल जमीन पर बने तलवार के निशान से मेल खा गई। तलवार का ये निशान इसी वार से बना है, जुयान ने मन ही मन बुदबुदाया। तलवार के इरादे की स्पष्टता ही कुंजी है, जिसकी शुरुआत एक स्पष्ट तलवार हृदय से होती है। तलवार की चालों और तकनीकों से बंधे न रहना और उसके बाद पारदर्शिता। जुयान को लगा कि उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। हालांकि तलवार चलाने के इरादे की स्पष्टता अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपने छोटे से गांव में वापस आ गया हो, जहां उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था, जहां उसे बहुत कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। तलवार चलाने की चालों को भूल जाओ, तकनीकों को भूल जाओ, औपचारिकताओं से बंधे मत रहो। सबसे पहले मुझे अपने तलवार चलाने के हृदय को शुद्ध करना होगा, और इस पहले कदम के लिए मुझे उस तलवारबाजी को पूरी तरह से भूलने की कोशिश करनी चाहिए जो गुरु ने प्रदर्शित की थी।
नहीं, भूलने का मतलब सचमुच भूलना नहीं है, बल्कि रूप को भूल जाना और तलवारबाजी के ढांचे से खुद को मुक्त करना है। फिर मुझे अगला काम तलवारबाजी के निशानों को छांटना होगा, उन्हें एक एक करके पुनः प्रस्तुत करना होगा, फिर ढांचे को भूल जाना होगा, तलवार की चालों और तकनीकों को स्वतंत्र रूप से चुनकर अंततः अपनी खुद की तलवार कला का निर्माण करना होगा। ये पहला कदम है, एक बार यह कदम पूरा हो जाए तो मैं तलवार के हृदय की स्पष्टता से ज्यादा दूर नहीं रहूंगा। जूयान को एक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ, जिससे उसे तलवारबाजी की कला को समझने और तलवार के हृदय की स्पष्टता के क्षेत्र में प्रवेश करने का तरीका समझ में आ गया। वह एक पेड़ के तने पर कूद गया, एक क्षैतिज शाखा पर बैठ गया, नीचे तलवार के निशानों को देखने लगा और चुपचाप अपने मन में तलवार की चालों के साथ उनका मिलान करने लगा और एक दूसरे के साथ उनकी पुष्टि करने लगा। तलवार का ये निशान पिछले निशान के ऊपर आ गया है, पिछला निशान मुश्किल से दिखाई दे रहा है, मैं इसकी पुष्टि कैसे करूं? मैं तलवारबाजी की तकनीकों और तलवारबाजी की चालों में कैसे फंस गया? भले ही तलवार का एक निशान दूसरे से ढका हो, लेकिन पहले वाला पैटर्न अभी भी मौजूद है। यह इस चाल के अनुरूप होना चाहिए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, जूयान युनशान काउंटी लौट गई। हालांकि उसका दिमाग तलवारबाजी की चालों और तकनीकों से भरा हुआ था। अपने शिष्य को लौटते देख ली जुबान चुपचाप देखता रहा, उसे अपना रास्ता खुद चुनने देता रहा। ज्यादा बोलने से ध्यान भटक सकता था। ली जुबान को छोटे से गांव में जुयान के अभ्यास का दृश्य याद आया और उसे लगा कि आज का दिन भी काफी हद तक वैसा ही है, क्योंकि जुयान एक बार फिर ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ली जुबान को विश्वास था कि जुयान इसे समझ पाएगी। ली जुबान द्वारा तैयार की गई तलवारबाजी की विधि वर्षों पहले की जल्दबाजी में बनाई गई विधि की तुलना में कहीं अधिक व्यापक थी। उन्होंने स्वयं जुयान को तलवार चलाने की विधियां दिखाकर प्रदर्शित की थीं। तलवार चलाने की कला में निपुण हृदय ही आधारभूत प्रशिक्षण है। मेरी तलवार चलाने की कला का आरंभ प्रतिभा से उच्च स्तर की अपेक्षा रखता है। तलवार के मार्ग में प्रवेश करने के बाद इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह एक ऐसे फ्रेम की तरह है जिसमें तलवार की कोई भी चाल या तकनीक फिट हो सकती है। एक बार जब जुयान आंतरिक क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वह चाहे जो भी तलवारबाजी सीखे, एक बार जब वह इस फ्रेम में फिट हो जाती है तो वह उसकी हो जाती है। इसके अलावा ये विकसित होकर एक नई तलवार दाव का निर्माण कर सकता है। ये ली जुबान के विचार थे। जुयान तलवारबाजी का अभ्यास करता है, जबकि मेंगचोंग एक अलग प्रतिभा वाला बलवान व्यक्ति चाकूबाजी के लिए अधिक उपयुक्त है। ली जुबान ने चाकू चलाने की कला पर पाठ तैयार करने का फैसला किया, जिसे वह मेंगचोंग को सिखा सके। जुयान ने मेरी तलवारबाजी को सिर्फ एक बार देखकर ही याद कर लिया। इससे पता चलता है कि उसकी स्मृति असाधारण है। यही उसकी तलवारबाजी की स्पष्टता का आधार है। इस आधार पर उसकी समझ कहीं अधिक आसान होनी चाहिए। जुयान की स्मृति से प्रभावित होकर ली जुबान ने सोचा। जुयान को सिर्फ एक बार प्रदर्शन देखने के बाद ही सब कुछ याद हो गया था, और ली जुबान का प्रदर्शन बिल्कुल भी धीमा नहीं था। इसके बाद जुयान ने तलवार के मूलमंत्र को समझने में प्रतिदिन का समय व्यतीत किया, जिसका उद्देश्य तलवार के हृदय की स्पष्टता प्राप्त करना था। वह सुबह सुबह अभ्यास करने के लिए जंगल जाया करता था और अंधेरा होने के बाद ही लौटे। ब्लड अनकॉन्शियस से प्रेरित होकर मेंगचोंग ने और भी अधिक लगन से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सोने की हड्डियों को परिष्कृत करने में उनकी प्रगति तेजी से हो रही थी। शिये ने अपनी त्वचा को निखारना भी शुरू कर दिया था और वह इसमें अच्छी प्रगति कर रहा था। क्यूई देश में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। राजधानी में सभी मंत्रियों में क्यूई राजा गो रोंगशान प्रथम स्थान पर बने रहे। तीसरे राजकुमार प्रतिदिन अपना सम्मान व्यक्त करते थे। युवराज पहले ही एक ऋषि से मार्गदर्शन लेने के लिए रवाना हो चुके थे। अन्य मंत्रियों और उनके बच्चों के बीच ज्ञानियों की खोज की उत्सुकता जरा भी कम नहीं हुई। हालांकि युद्ध मंत्री का बेटा और उसके साथी सूखे शवों में बदल चुके थे और इसका कारण अज्ञात था, लेकिन जुयान ने कोई जवाब नहीं दिया और किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। सभी को लगा कि उनका सामना किसी अज्ञात राक्षस से हुआ होगा और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वे अथाह पहाड़ों में सावधानीपूर्वक आगे बढ़े, बहुत गहराई तक जाने का साहस नहीं कर रहे थे। अथाह पहाड़ों में अनगिनत पर्वत शिखर थे। एक एक शिखर की खोज करने में अनंत समय लग जाता। टीमें पहाड़ों में आगे बढ़ती रहीं। उनमें से अधिकांश ने मौन रूप से युद्ध मंत्री के बेटे और उनकी पार्टी द्वारा अपनाई गई दिशा से परहेज किया। वहां बहुत खतरा था। एक महीना गुजर गया। मेंगचोंग की सुनहरी हड्डियां लगभग पूर्णता तक पहुंच चुकी थीं और वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जहां वह और परिष्करण नहीं कर सकता था। शिये ने अपनी त्वचा को निखारने का काम पूरा कर लिया था। नदियों और झीलों के एक शीर्ष श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने में इतना लंबा समय लगा कि इससे पता चलता है कि उनकी क्षमता जुयान और मेंगचोंग जितनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा ली जुबान ने पाया कि शिये द्वारा उसकी त्वचा को परिष्कृत करने के बाद उसकी त्वचा की मजबूती और रक्त की ऊर्जा जुयान और मेंगचोंग जितनी मजबूत नहीं थी। अध्याय 85। अध्याय 77। जुयान ने तलवारबाजी की कला को समझा। त्वचा को निखारने की प्रक्रिया समान होती है, लेकिन त्वचा की झिल्ली की मजबूती में काफी अंतर हो सकता है। त्वचा को निखारने की प्रक्रिया भी वर्गीकृत की जाती है। इसे पूरा करने वाले सभी लोगों को एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा। यह अंतर उनकी मार्शल आर्ट की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ था। त्वचा को निखारने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिये की ताकत बढ़ गई थी। इसके बाद ली जुबान ने उन्हें अस्थि शोधन की तकनीक सिखाई। जुयान के अनुसार उसके पिता ने अपनी हड्डियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था और उसकी मां ने अभी अभी अपनी त्वचा को परिष्कृत करना पूरा किया था। इससे उसे मार्शल आर्ट की योग्यता में असमानता और साधना के अलग अलग परिणामों का पता चला। फार्मासिस्ट पेन भी हड्डी शोधन के चरण में प्रवेश कर चुके थे। शेष वफादार पहरेदारों में से एक छोटा हिस्सा अस्थि शोधन के चरण में प्रवेश कर चुका था और एक हिस्से ने त्वचा शोधन पूरा कर लिया था। ये सब फार्मासिस्ट पेन की बदौलत संभव हुआ, जिन्होंने खेती में सहायता के लिए औषधीय पूरक तैयार किए थे। जहां तक गो रोंगशान की बात है, वृद्धावस्था और घटती शक्ति के कारण वह साधना के लिए इष्टतम चरण से चूक गए थे और बहुमूल्य औषधियों की सहायता से त्वचा को निखारने की प्रक्रिया में मुश्किल से ही प्रवेश कर पाए थे। दूसरी ओर गो युनकाई के पास कहीं अधिक प्रतिभा थी। उसने त्वचा शोधन का कार्य पूरा कर लिया था और अब वह अस्थि शोधन शुरू करने वाला था। उनके दो चचेरे भाइयों में से एक ने त्वचा शोधन पूरा कर लिया था और दूसरे ने अस्थि शोधन शुरू कर दिया था। हम अभी भी मार्शल आर्ट के प्रवेश द्वार से बहुत दूर हैं।
इसकी पुष्टि करने और प्रतिक्रिया जानने में अभी कुछ समय लगेगा। ली जुवान ने मन ही मनाह भरी। इनमें से कुछ लोग मार्शल आर्ट के प्रवेश द्वार पर ही अटके हुए होने चाहिए। उन्होंने देखा कि फार्मासिस्ट पेन द्वारा तैयार की गई जीवन शक्ति बढ़ाने वाली दवा खेती में सहायता करने में अच्छा प्रभाव डाल रही थी। क्या मुझे कुछ औषधियाँ निकालनी चाहिए? मैं औषधियाँ कैसे बनाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। ली जुवान गहरी सोच में डूब गया। मात्र देवी संप्रदाय की वह युवती चिकित्सा में निपुण है, शायद मैं उससे शुरुआत कर सकती हूँ और कुछ समझने का प्रयास कर सकती हूँ। ली जुवान को एक बार फिर मात्र देवी संप्रदाय की वर्तमान मात्र देवी उस युवती की याद आ गई। जिन बुरे लोगों को उसने बहला फुसलाकर अपने बुरे काम पूरी तरह से बंद करवा दिए, वह वाकई एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पिछली बार उसने शिये को एक संदेश देने के लिए भेजा था जिसमें देवी माँ को आने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वह अभी भी वो देश में थी और अभी तक क्यूई देश नहीं आई थी। जल्दी नहीं है, मेंग चोंग अभी तक अंदर नहीं आया है, तीसरे शिष्य के बारे में और विचार करने की जरूरत है। ली जुवान ने इस मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। चूंकि जुयान कल बाहर गया था और रात को वापस नहीं लौटा, ऐसा लगता है कि उसने कुछ प्रगति की है। अब वह तलवार की शक्ति को पूरी तरह समझने के करीब होगा। वह बेहद उत्सुक था। युनशान कस्बे के बाहर एक पहाड़ी पर जुयान पालथी मारकर बैठी थी और चुपचाप आकाश में शाम की सुनहरी रोशनी को देख रही थी। वह अब जंगल में तलवार के निशानों को नहीं देख रहा था, बल्कि उसने उन सभी को मिटा दिया था। इस समय वह आकाश में शाम की सुनहरी रोशनी को निहार रहा था। उसका मन एकदम शांत था। उसके मन में तलवार चलाने की कला लगातार विकसित हो रही थी। उसके गुरु ने उसे तलवार चलाने की जो तकनीक सिखाई थी, वह पूरी तरह से भूल चुका था। अब उनके दिमाग में तलवारबाजी की नई तकनीकों का एक नया सेट आकार लेने लगा था। उसका मिजाज तेजी से स्पष्ट होता जा रहा था, मानो उसने तलवार चलाने की सभी तकनीकें, तलवार की सभी चालें समझ ली हों। एक क्षण ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में एक तेज रोशनी कौंध गई हो। तलवार चलाने की तकनीक का विकास पूरा हो गया और उसी क्षण वह एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया। उनका हृदय अत्यंत निर्मल था। गुंजन, उसके घुटनों पर पड़ी कीमती तलवार इस क्षण कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने खोल से बाहर निकलने के लिए उत्सुक है। तलवार का इरादा स्पष्ट था। जुयान तलवार की शक्ति को स्पष्ट रूप से समझ गया था। जिस क्षण उसने तलवार की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया, तलवार के मार्ग का द्वार पहले ही खुल चुका था। उसके हृदय में तलवारबाजी की तकनीकों का एक समूह और तलवारबाजी के कुछ अंश मौजूद हैं। वह तलवारबाजी की तकनीक के बंधन से पहले ही खुद को मुक्त कर चुका था। यहाँ तक कि डिसेंडिंग ड्रैगन पाम को भी एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप इसे अपग्रेड किया गया था। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम की दूसरी परत का मामूली काम पूरा हो गया था। जुयान ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने घुटनों पर रखी कीमती तलवार को हाथ से झटका दिया और एक स्पष्ट ध्वनि के साथ तलवार म्यान से बाहर निकल गई। उसने तलवार का हैंडल पकड़ा और हाथ उठाकर तलवार को आगे की ओर घुमाया। तलवार की रोशनी एक लंबे इंद्रधनुष की तरह थी, जो बीच से गुजरती हुई 100 फीट दूर जाकर गिरी। जहां तलवार की रोशनी पड़ी, वहां कोई आवाज नहीं हुई। अगर कोई गौर से देखे तो उसे जमीन पर एक छोटी सी दरार दिखाई देगी, जो दर्जनों फीट तक फैली हुई है और जिसकी गहराई ज्ञात है। आज मेरी तलवार की मंशा स्पष्ट हो गई है। मैं जुयान अंततः तलवार के मार्ग में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा नाम क्लियर स्वॉर्ड होगा। जुयान ने अपनी 2 मध्य उंगलियों से तलवार की धार को धीरे से सहलाते हुए कहा। क्लियर स्वॉर्ड, यह उनकी पहली तलवार थी और यही वह तलवार भी थी जिसने उन्हें तलवार के मार्ग में प्रवेश करते हुए देखा। मैंने तलवार की शक्ति को समझ लिया है और तलवार के मार्ग में प्रवेश कर लिया है। अब मेरी शक्ति पूर्ण हो जाएगी और मैं सहजता के क्षेत्र को पार कर लूंगा। जुयान के चेहरे पर उत्साह के भाव उभर आए। यदि उसने तलवार की मंशा को पहले ही समझ लिया होता और तलवार के मार्ग में प्रवेश कर लिया होता, तो जुवुशिन उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था। आंतरिक क्षेत्र। जुयान ने अंतहीन पर्वतों की दिशा में देखा। उसका दिल उत्साह से भर उठा। आंतरिक क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट थे और आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट की दुनिया, एक ऐसी जगह जिसकी उसे लंबे समय से बहुत चाह थी। वह लंबे समय से मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखने की इच्छा रखता था। थोड़ा और इंतजार करो, सहज क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैं आंतरिक क्षेत्र की ओर प्रस्थान करूंगा। उसके माता पिता की शक्ति अभी तक नहीं बढ़ी थी और वह स्वयं भी अभी तक सहज अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया था। इसलिए वह केवल अपनी उत्तेजना को दबा सकता था। छोटे से आंगन में हमेशा की तरह ली जुवान अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मन ही मन वह अपने द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट को व्यवस्थित कर रहा था। विशेषकर बाद की मार्शल आर्ट की विधियां, उन्हें कैसे तैयार किया जाए, उन्हें कैसे परिपूर्ण बनाया जाए। उन्होंने जन्मजात लोक के बाद के लोक का निर्धारण पहले ही कर लिया था। उनकी साधना की दिशा भी तय हो चुकी थी, लेकिन भविष्य में मार्शल आर्ट के क्षेत्र और साधना की दिशा के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता थी। शुरू से ही मेरी मार्शल आर्ट इस दुनिया की मार्शल आर्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए आगामी मार्शल आर्ट का क्षेत्र उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहज संक्रमण होना चाहिए। यदि कोई असंतुलन है और सिद्धांत को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, तो निश्चित रूप से इसे समझना संभव नहीं है। कई दिनों तक लगातार सोचने विचारने के बाद ली जुवान ने मूल रूप से अपनी आगे की मार्शल आर्ट साधना की दिशा तय कर ली थी। हालांकि उसे अभी भी धीरे धीरे प्रगति करने की जरूरत थी। इसे सफलतापूर्वक विकसित करके ही वह इसकी व्यवहार्यता की पुष्टि कर सकता था और अगले स्तर को परिपूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ सकता था। मेंग चोंग की स्वर्णिम हड्डियां पूर्णता तक पहुंच चुकी हैं, स्वर्णिम हड्डियों के चरण में अटकी हुई हैं, वज्र चमकीली हड्डियों को परिष्कृत करने में असमर्थ हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपने दूसरे शिष्य को वज्र चमकीली हड्डियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में मदद करने का प्रयास करूं। ली जुवान ने मेंग चोंग की ओर एक नजर डाली, जो अभी भी कठिन साधना में लीन था। एक बार वज्र चमकीली हड्डियों का निर्माण हो जाने के बाद वह चिरक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। आखिरकार उनकी साधना त्वचा, हड्डियों और अंगों को परिष्कृत करने का एक संयोजन थी। अचानक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। आपके शिष्य जुयान ने तलवार हृदय को प्रबुद्ध कर लिया है, तलवार दाव के द्वार में प्रवेश कर लिया है। आपका तलवार हृदय पुनर्तः प्रबुद्ध हो गया है और तलवार दाव परिपूर्ण हो गया है। इस समय ली जुवान ने अपने तलवार हृदय को हजारों तलवारों से जगमगाता हुआ महसूस किया और तलवार के मार्ग के प्रति उसकी समझ लगातार विकसित होती जा रही थी।
उनकी तलवारबाजी की कला पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन इसे केवल तलवारबाजी की कला की परिपूर्ण नींव ही माना जा सकता था। ली जुवान बेहद खुश थी। मेरे शिष्य में तलवार के देवता जैसा आभास है, एक गुरु के रूप में मैंने उसे गलत नहीं समझा। शाबाश जुयान, जैसा कि उम्मीद थी उसने अपने तलवार हृदय को प्रबुद्ध किया और तलवार दाव के द्वार से प्रवेश किया। अब से उसकी तलवारबाजी की कला में सुधार उसी पर निर्भर करेगा। हालांकि ली जुवान का मानना था कि एक बार जब जुयान आंतरिक क्षेत्र में चला जाएगा तो उसे अपनी तलवारबाजी की कला में सुधार की चिंता नहीं होगी। और जब उनके शिष्य ने अपनी तलवारबाजी की कला में सुधार किया तो उनकी अपनी तलवारबाजी की कला में भी काफी सुधार हुआ। तलवार हृदय के ज्ञानोदय के बाद मुझे तलवार दाव की समझ को जुयान को सौंप देना चाहिए, इस आशा के साथ कि वह तलवार इरादे को जल्द से जल्द समझ लेगा। ली जुवान ने बड़े आनंद से सोचा, आपके शिष्य जुयान ने अवरोही ड्रैगन पाम की दूसरी परत में मामूली सफलता प्राप्त कर ली है और आपने अवरोही ड्रैगन पाम की दूसरी परत में पूर्णता प्राप्त कर ली है। एक और लाभ, डिसेंडिंग ड्रैगन पाम की दूसरी परत को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया। अपने स्वॉर्ड हॉर्ट को प्रबुद्ध करने के बाद जुयान की डिसेंडिंग ड्रैगन पाम की समझ में भी सुधार हुआ। यह उम्मीद के मुताबिक ही था। इससे पता चलता है कि तलवार हृदय के ज्ञानोदय के साथ जुयान की प्रतिभा और समझ में सुधार हुआ था। ली जुवान ने अपनी उंगली उठाई और तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई। अपनी उंगली के इशारे से तलवार की ऊर्जा चुपचाप अप्रत्याशित रूप से और बिना किसी तीखेपन के आकाश में उड़ गई। आकाश में तलवार की ऊर्जा चारों ओर घूम रही थी। मैंने जो तलवार दाव बनाया है वह वाकई शक्तिशाली है। ली जुवान बेहद रोमांचित थी। यह आंतरिक क्षेत्र की तलवारबाजी से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? आंतरिक क्षेत्र की मार्शल आर्ट की दुनिया में तलवारबाजी की विधि कितनी शक्तिशाली थी यह अभी भी अज्ञात था। हालांकि मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अभी भी तलवारबाजी के मजबूत स्तर पर थे, तलवार दाव के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। स्वाभाविक रूप से यह उनके द्वारा बनाए गए तलवार दाव के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। आंतरिक क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की तलवारबाजी को तलवार हृदय को प्रबुद्ध कर चुके लोगों की दृष्टि में एक नज़र में ही उनकी कमियों और वास्तविकता को देखा जा सकता था और वे आसानी से उनकी तलवार तकनीकों का उपयोग स्वयं के लिए कर सकते थे। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ एक महान ग्रैंडमास्टर भी मेरी एक तलवार से पराजित हो सकता है। ली जुवान ने अपनी उंगली झटक दी और तलवार की ऊर्जा हवा में ही गायब हो गई। उसकी ताकत में फिर से काफी सुधार हो गया था और अब तो आंतरिक क्षेत्र का महान गुरु भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता था। अब उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हो रहा था। उसे आंतरिक क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों से किसी प्रकार के खतरे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। जुयान उत्साह से वापस लौटी। अच्छा। ली जुवान को बहुत राहत मिली और उसने कहा, मेरे शिष्य में तलवार के देवता जैसा साहस है। उसने सचमुच अपने गुरु को निराश नहीं किया। ये सुनकर जुयान का मनोबल तुरंत बढ़ गया और ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो। गुरुजी ने कहा कि मुझमें तलवार के देवता जैसी शान है। अपनी छाती पीटते हुए उसने कहा, गुरुजी, मैं आपके तलवार मार्ग को अवश्य आगे बढ़ाऊंगा। आपके शिष्य के रूप में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे तलवार का देवता बनना ही है। बहुत बढ़िया। इस महत्वाकांक्षा के साथ मुझे विश्वास है कि आप इसे कर सकते हैं। ली जुवान बेहद खुश था। उसका शिष्य भविष्य में तलवार का देवता अवश्य बनेगा और जहां तक उसकी बात है, वह तो तलवार विद्या के पूर्वज की उपाधि धारण कर सकता था।